तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रेड ड्रेस ऑफ द मार्शल गार्ड के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड की शुरुआत में जहां पर बताया जाता है कि 6 महीने पहले डिमोनिक कल्ट के लोगों ने म्यूरियम अलायंस के ऊपर अटैक किया था, जहां पर बाइली सेक्टर के ऊपर लोगों ने अटैक किया और बाइली सेक्टर के साथ उनकी जंग चली जो कि काफी यानी कि 6 महीने तक चलती रही। तो बाइली सेक्टर के साथ पूरी की पूरी म्यूरियम अलायंस थी और दूसरी तरफ से पूरे का पूरा डिमन डिवाइन कल्ट था। उन लोगों ने जहां पर आकर इन्वेड किया था और बहुत सारे सेक्टर्स को बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। उन्हीं सेक्टर्स में से बाइली सेक्टर भी एक सेक्टर था, लेकिन म्यूरियम अलायंस के लोगों ने जहां पर दिन रात की मेहनत करने के बाद डिमोनिक कल्ट के लोगों को वापस से पुश बैक कर दिया ताकि उन लोगों को जहां से वापस भेज सके। इस तरह जहां पर म्यूरियम अलायंस के लोगों ने डिमोनिक कल्ट के लोगों को वापस भेज दिया, उनके वॉरियर्स जो थे वो वापस चले गए और ये जंग जो 6 महीने तक चली वो जहां पर खत्म हो गई। और जंग के खत्म होने के बाद यहाँ पर एक मास्टर डिसाइपल को दिखाते हैं। तो कुनलुन सेक्टर का एक मास्टर और उसके साथ उनके सेक्टर का फर्स्ट डिसाइपल जिसके नाम जिन मियोंग होता है, वो दोनों यहाँ पर आते हैं। तो वहां पर आने के बाद वो सर्च कर रहे होते हैं कि बाइली सेक्टर में कोई जिंदा बचा है या नहीं। वो आसपास के जितने भी सेक्टर्स होते हैं सभी में जाकर सर्वाइवर्स को ढूंढने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन वहां पर आने के बाद उन्हें क्या दिखाई देता है, हर तरफ धुआं उठ रहा होता है क्योंकि जगह जगह के ऊपर आग लगी होती है और हर तरफ यहाँ पर लाशें बिखरी होती हैं, हर तरफ से खून की स्मेल आ रही होती है क्योंकि यहाँ पर अब उनके लिए कुछ भी नहीं बचा था। उनके लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाशें पड़ी थी। तो उसके एल्डर उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो कमीने लोग यानी कि डिमोनिक डिवाइन कल्ट के वो डेविल्स जो थे उन लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत ही बुरी तरह से भी लोगों को पर्च किया है यहाँ तक कि उन लोगों ने हमारे जानवरों को भी नहीं छोड़ा, म्यूरियम अलायंस के जानवरों को भी उन लोगों ने मार डाला है। वो लोग तो यहाँ पर बहुत ही बुरे हैं। तो जिन मियोंग जो होता है वहां पर उनके साथ उनके पीछे पीछे चलता हुआ जा रहा था, वहीं पर पड़ी हुई लाशों की तरफ भी देख रहा होता है। ये सारी की सारी लाशें बाइली सेक्टर के लोगों की होती हैं। वहां पर लाशें पड़ी होती है जिनमें छोटे बच्चे और औरतें और जहां पर बूढ़े भी शामिल होते हैं। तो वो कहता है कि जरा देखो तो सही, डिमन डिवाइन कल्ट के कमीने लोग वो असल में डेविल्स हैं। उन्हें यहाँ पर किसी बात की कोई परवाह नहीं है, वो एथिक्स को फॉलो नहीं करते, यहाँ तक कि वो लोग छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते। ये छोटा बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल होगी, उन्होंने इस बच्चे को बहुत ही बेदर्दी से मार डाला। तो जिन मियोंग सब कुछ देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि डिमन कल्ट के लोगों ने ये सब कुछ किया तो उन लोगों से इस बात का बदला तो लेना चाहिए। तो वो लोग यहाँ पर इन सभी लोगों को बचाने के लिए आए थे, यहाँ पर सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर क्या मिल रहा है, उनके अपने मार्शल ब्रदर्स यानी कि उनके अपनी म्यूरियम अलायंस के राइट के सिविलियन अलायंस के लोग यहाँ पर मरे पड़े हुए हैं। और वहां पर वो आके पड़ता है और उस बच्चे की आंखें बंद कर देता है जो कि मर चुका होता है, लेकिन उसकी आंखें अभी तक खुली होती हैं। फिर साथ ही वो लोग वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जिन मियोंग कहता है कि मास्टर यहाँ तक कि लोगों ने इनोसेंट बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तो उसका मास्टर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है कि वो लोग क्या किस किस्म के लोग हैं, वो डीमन कल्ट के लोग हैं और डीमन कल्ट के लोगों के अंदर इंसानियत बिल्कुल भी नहीं होती। अभी बाइली सेक्टर यहाँ के महान सेक्टर्स में से एक सेक्टर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर देखो इनकी बिल्डिंग्स ढह चुकी हैं, इनके सभी लोग मर चुके हैं, यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा। बाइली सेक्टर के लोगों को उनकी मार्शल आर्ट्स की वजह से पहचाना जाता था क्योंकि उनके पास बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट्स थी। उनकी मार्शल आर्ट्स जो थी वो स्ट्रेंथ के ऊपर बेस करती थी। जहाँ पर उनकी मार्शल आर्ट्स यानी कि उनके बाइली सेक्टर से एक एल्डर था जो 7th एल्डर था, उसने यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट्स की वजह से पूरे के पूरे म्यूरियम अलायंस में अपनी दाग बनाकर रखी हुई थी। सभी लोगों को बाइली सेक्टर के बारे में अच्छी तरह से पता था। तो ये जो एल्डर होते हैं, जो कुनलुन सेक्टर के एक एल्डर होते हैं और इनका नाम चियोंगसू जिन होता है। तो मास्टर जूत होते हैं वहां पर सोच रहे होते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब लग रहा है। अगर यहाँ पर इन लोगों ने अकेले ही उन लोगों को फेस किया हो तभी यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब तो है, किसी ना किसी ने तो यहाँ पर अंदर से उन लोगों का साथ दिया है, डीमन डिवाइन कल्ट के लोगों का साथ दिया है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि डीमन डिवाइन कल्ट के लोग यहाँ पर इनकी मार्शल आर्ट्स के लिए आए होंगे, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि बाइली सेक्टर की मार्शल आर्ट्स कितनी ज्यादा पावरफुल और कितनी ज्यादा खतरनाक और डेडली है। लेकिन डीमन डिवाइन कल्ट के लोग यहाँ पर सभी दूसरे सेक्टर्स को छोड़कर अगर यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर उन्हें पूरे के पूरे बाइली सेक्टर को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है, क्या सिर्फ और सिर्फ एक दो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक से लिए उन लोगों ने सब कुछ किया होगा? तो मास्टर सूज होते हैं अपने साथियों से कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ पर आसपास ढूंढना स्टार्ट करो, यहाँ पर कोई ना कोई सर्वाइवर जरूर मिलेगा। हम लोग यहाँ पर बाइली सेक्टर को पूरी तरह से एक्सट्रीम तो नहीं होने दे सकते। और इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है। एक डिसाइपल उनसे कहता है कि मास्टर प्लीज यहाँ पर आए। तो वो जल्दी से भागते हुए उस तरफ आते हैं। जिन मियोंग वहीं पर खड़ा होता है, उनसे कहता है कि मास्टर यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक सर्वाइवर है। वो सभी लोग जैसे वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर से बहुत ही जबरदस्त डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है। वहां पर एक लड़का होता है जो लंबे बालों वाला एक लड़का वहां पर उदास बैठा होता है, उसके सामने एक तलवार होती है और उसकी बॉडी से डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है। तो ये डिसाइपल्स कहते हैं कि मास्टर उसके साथ मसला क्या है, क्या वो एक डीमन है, क्या वो डिमोनिक कल्ट का डिसाइपल है, लेकिन उसकी पावर्स बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हैं। और मास्टर वहां पर देख रहे होते हैं कि उसके आसपास बहुत सारी तलवारें होती हैं, वो सारी की सारी तलवारें बाइली सेक्टर के एल्डर्स और उनके डिसाइपल्स की होती हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। एक लड़का वहां
पर बीचों बीच बैठा हुआ है। ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर ये तलवारें जो है उनके लोगों की सेमेट्रीज हैं, यानी कि उनके लोगों की कब्रें हैं और ये किसी की कब्र के ऊपर बैठा हुआ है। ऊपर से ये लड़का इसे देखकर लगता है कि ये अभी तक जिंदा है। तो मास्टर सू भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते और कहते हैं कि लड़के लड़के क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। जैसे वो उसके करीब पहुंचते हैं, इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है उनकी तरफ देखता है। जैसे वो उनकी तरफ घूर कर देखता है तो उसकी डिमोनिक की रिलीज होती है। उसकी की का प्रेशर काफी ज्यादा आता है कि मास्टर सू भी उसकी वजह से उन्हें भी एक झटका लगता है और बाकी के डिसाइपल्स अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर कुनलुन डिसाइपल्स के सामने अपनी की पावर को रिलीज करने की। इसे क्या लगता है कि ये हमारे एल्डर हमारे सामने अपनी पावर्स को रिलीज कर सकता है। लेकिन साथ ही वो उसके पावर लेवल को जांचने के बाद कहता है कि इस लड़के की पावर लेवल्स तो अप्रेंटिस लेवल पर भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसकी बॉडी के अंदर से इतना सारा डिमोनिक ऑरा कैसे रिलीज हो सकता है। तो उस लड़के को भी दिखाता है कि वो लड़का जिसका नाम गैंग होता है, जो कि हमारी सीरीज का हीरो है, मैं आपको पहले ही बता दूं, वो अपना हाथ उठाता है और उस तलवार को पकड़ लेता है जो उसके सामने होती है। तो जिन म्योंग कहता है कि ये लड़का क्या ये एक सर्वाइवर है या फिर ये लड़का ये एक वॉरियर है, और इसी के साथ ही वो लड़का उस तलवार को हाथ डालता है। जैसे वो उसको हाथ डालता है तो इसी के साथ ही वहां पर जबरदस्त प्रेशर निकलता है। तो मास्टर सू जो होते हैं वहां पर उस तलवार को देखने के बाद कहते हैं कि इस लड़के के हाथ में क्या है। इस लड़के के हाथ में जो तलवार है, मैं इस तलवार को जानता हूं, इसका नाम वैंग रियोंग है। ये तलवार तो कभी बाइली सेक्टर के लीडर की हुआ करती थी। बाइली सेक्टर के लीडर की तलवार इस लड़के के हाथ में क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर डीमन कल्ट के सेक्टर में से कोई एक है, यानी कि डिमोनिक कल्ट के सेक्टर में से कोई युवक जहां पर रह गया हो और इस तलवार को वापस ले जाना चाहता हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बाइली सेक्टर के ऊपर उन लोगों ने अटैक किया था, क्या सिर्फ और सिर्फ इस तलवार के लिए डिमन कल्ट के लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया था? ऐसा नहीं हो सकता। और ये लड़का इस लड़के को देखकर लगता नहीं है कि ये डिमोनिक कल्ट का मेंबर है। हालांकि इसकी बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी निकल रही है, इसकी एनर्जी के अंदर कुछ और भी महसूस हो रहा है। मुझे इसकी एनर्जी के अंदर कुछ रिजेंटमेंट महसूस हो रही है, मुझे कुछ रेड रेस महसूस हो रही है, जैसे कि यहाँ पर किसी से बदला लेना चाहता है। और इसी के साथ ही मास्टर सू को वहां पर एक बैकग्राउंड का सीन याद आता है। उन्हें इसी के साथ एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, एक छोटा बच्चा जो कि बाइली सेक्टर का यंग मास्टर था, और वो उनसे कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूं। और इसी के साथ ही जब वो इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो वही छोटा लड़का कैंग हो है। उसी तरफ से कैंग जो होता है वो भी अपनी तलवार को उठाता है और तलवार को लेकर मैं एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिन म्योंग उनसे कहता है कि एल्डर प्लीज वहां पर से साइड के ऊपर हटे। अब वहां पर उसकी तलवार के अटैक के बिल्कुल सामने है। लेकिन इसी के साथ ही जिन म्योंग सोच रहा होता है कि हमारे एल्डर के जहां पर होते, मैं सोच क्या रहा हूं कि मैं एल्डर को यहां पर बचा सकता हूं, क्योंकि एल्डर मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि उनके सामने जो ओपोनेंट है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, हमें सबसे दूर ही रहना चाहिए। और इसी के साथ उनका डिसाइपल पीछे हट जाता है, जबकि दूसरी तरफ से कैंग को दिखाता है कि अपनी तलवार लेकर उनके करीब पहुंचता है। वो अपनी तलवार लेकर उनके गले के करीब पहुंचता है तो मास्टर सू से कहता है कि मैंने तुम्हें आज तकरीबन 10 साल पहले देखा था। मैं बाइली सेक्टर के लीडर से मिलने के लिए आया था। उस वक्त मैं तुमसे भी मिला था और तुमने मुझसे कहा था कि तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। तो क्या तुम इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो? क्या तुम एक डेविल बनना चाहते हो? और उसकी तलवार जो होती है मास्टर सू के करीब पहुंचने के बाद वहीं पर रुक जाती है। वो लड़का वहीं पर रुक जाता है क्योंकि मास्टर उसका नाम पुकारते हैं और उसे कहते हैं तुम तो कैंग हो। तो मास्टर सू से कहता है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन को इस वक्त समझ सकता हूं कि तुम इस वक्त अपनी बॉडी के अंदर उस गुस्से को, उस रिजेंटमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसे सुप्रेस नहीं कर पा रहे। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि तुमने यहाँ पर बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। तुमने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे के पूरे सेक्टर को मरता हुआ देखा, अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाई और अपने मार्शल ब्रदर्स को मरता हुआ देखा है। और इसी के साथ ही कैंग जो होता है वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है। तो मास्टर सू से कहता है कि बस बहुत हो गया, अब तुम्हें और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ वापस चलो। वो इसे इतना कहते हैं, इसी के साथ हमारे कैंग के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है और कैंग वहीं पर बेहोश होकर ग्राउंड के ऊपर गिरने लगता है। तो मास्टर सू आगे बढ़ते हैं और उस लड़के को उठाते हैं और उसे कहते हैं कि बस करो, बहुत हो गया। और साथ ही वो अपने डिसाइपल से कहते हैं कि यहाँ की सर्च को खत्म करो, अगर कोई और सर्वाइवर मिलता है तो उसे भी अपनी साथ ले लो, हम लोग यहाँ पर से वापस जाने वाले हैं। लेकिन अफसोस कि उस दिन वहां पर उन्हें पूरे के पूरे बाइली सेक्टर में कोई एक भी सर्वाइवर नहीं मिल पाता इस लड़के के अलावा, यानी कैंग ली के अलावा उन्हें कोई भी यहाँ पर सर्वाइवर नहीं मिल पाता। तो हमारे कैंग ली को कुनलुन सेक्टर के लोग अपने साथ उठाकर ले जाते हैं और यहाँ पर हमारी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर सू जो है वो कैंग ली के साथ क्या करने वाले हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे आप सब लोग, रेड रेस के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। तो फर्स्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि कुनलुन सेक्टर के मास्टर सू जो होते हैं वो हमारे कैंग को अपने साथ लेकर अपने सेक्टर में वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमारे कैंग को जब होश आती है तो वो सोच रहा होता है कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद जो है कि ह्यूमनली डिवाइन डिमन गर्ल को खत्म करना है। और इसी के साथ ही सोचते सोचते वहाँ पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो एक जबरदस्त चीख मारता है और साथ ही वो अपने पास को वहाँ पर याद कर रहा होता है किस तरह वहाँ पर उस बैटल फील्ड के ऊपर अकेला बैठा हुआ था जहाँ पर उसकी पूरी की पूरी फैमिली
फैमिली और उसके पूरी फैमिली के दूसरे मेंबर्स को सभी को मार दिया गया। वो सोच रहा था कि मेरे लिए यहाँ पर अब एक अलग लाइफ पाथ को चूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मेरे लिए अब सिर्फ और सिर्फ रेड ड्रेस ही बची है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपना बदला ही ले सकता हूँ। जबकि मास्टर सू जो होता है उसके पास बैठे होते हैं और उसे कहते हैं लड़के क्या तुम्हें होश आ गई। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि चलो जल्दी से अब अपनी आंखें खोलो, मुझे पता है कि तुम्हें होश आ गई और तुम जाग रहे हो। फिर साथ ही उसे बताते हैं, फिर उससे पूछते हैं मुझे बताओ क्या तुम्हारा नाम कैंग ली है, तुम क्या बाइली सेक्टर के यंग मास्टर हो, क्योंकि 10 साल पहले मैंने तुम्हें देखा था, 10 साल पहले मैं तुम्हारे बाइली सेक्टर में गया था, उसी वक्त मैंने तुम्हें वहां पर देखा था। मुझे नहीं लगा था कि हम दोनों दोबारा से इस तरह से मिलने वाले हैं। तुम अपनी फैमिली के आखिरी सर्वाइवर हो, तुम आखिरी मेंबर हो जो अपनी फैमिली यानी बाइली क्लैन के आखिरी बचे हुए मेंबर हो। तो मास्टर सू से पूछते हैं बताओ क्या मैं तुम्हें याद हूँ। तो कैंग ली उसका नाम बताता और कहता है कि आपका नाम मास्टर चॉन सू है और मुझे आप अच्छी तरह से याद है। तो मास्टर सू से कहते हैं कि हाँ तुम्हारी मेमोरीज तो काफी ज्यादा अच्छी हैं, तुमने मुझे अभी तक याद रखा हुआ है। फिर साथ ही उसे कहते हैं तुम इस वक्त तुम्हारे कुनलुन सेक्टर की एक बेस के ऊपर हो, ये हमारी कुनलुन सेक्टर की एक ब्रांच है जहाँ पर मैं रहता हूँ। असल में सही कहूँ तो मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, बल्कि ये एक पैलेस है जहाँ पर मैं अक्सर आया करता हूँ। इसको सियोंग बोंग कहा जाता है। ये बर्फीले पहाड़ों के अंदर बनी हुई एक जगह है, एक मार्शल आर्ट की अकेडमी की तरह है जहाँ पर मैं आकर अक्सर यहाँ के एल्डर से मिलने के लिए आया करता हूँ। तो हमारा जो कैंग ली होता है उससे पूछता है कि बताओ कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो मास्टर सू से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम अपनी बाइली सेक्टर के आखिरी बचे हुए सर्वाइवर हो और हम तुम्हें वहां पर से उठा कर ले, अगर तुम्हें वहां पर से नहीं लेकर आते तुम मर चुके होते। और इसी के साथ ही कैंग ली उठकर बैठ जाता है। तो मास्टर सू से कहता है कि लेटे रहो, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम उठकर बैठो, तुम्हारी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, अगर तुम उठकर बैठोगे तो फिर तुम्हारे जख्म जो है वो फिर से खुल जाएंगे। जबकि कैंग ली उनसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर अपनी जान बचाने के बदले में आपके एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर से जाना है। तो मास्टर सू से कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर मतलब क्या है, तुम यहाँ पर से जाना चाहते हो, तुम आगे जाकर करोगे क्या। तो वो कहता है कि मुझे वापस जाना है, मुझे हर हाल में वापस जाना होगा ताकि मैं बदला ले सकूं। मास्टर सू चिल्लाकर से कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, सर अपनी कंडीशन देखो, तुम्हारी बॉडी के ऊपर जगह जगह के ऊपर चोटें लगी हुई हैं। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर मार्शल आर्ट्स ना खोना तुम्हारे लिए इतना ही काफी नहीं है कि तुमने अपनी मार्शल आर्ट्स को नहीं खोया, ऊपर से तुम यहाँ पर दोबारा जाकर अपनी जान गंवाना चाहते हो। तुम्हें इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली के सभी लोगों में से सिर्फ और सिर्फ अकेले तुम ही बच पाए हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम यहाँ पर रिकवर नहीं हो जाते कम से कम तब तक यहीं पर रुको। तो कैंग ली उनसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना और मास्टर सू से कहते हैं कि यहाँ पर अगर तुम इसी तरह से इंसिस्ट करते रहे तो फिर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बचेगी, मैं यहाँ पर ये करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो उसके वाइटल पॉइंट्स को वहां पर सील कर देते हैं और कहते हैं कि अब जबकि मैंने यहाँ पर तुम्हारी मूवमेंट्स को सील कर दिया, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर से हिल नहीं पाओगे, जब तक तुम यहाँ पर ठीक नहीं होते तब तक तुम यहीं पर रेस्ट करने वाली और तब तक मैं तुम्हारी बॉडी को अनलॉक भी नहीं करने वाला। और इसी के साथ ही कैंग ली उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ कि मुझे जाने दो, मुझे यहाँ पर से जाना ही होगा। और वो काफी गुस्सा भी हो जाता है। तो मास्टर सू से कहता है कि तुम्हारी स्टेट बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि तुम यहाँ पर से स्पोर्ट के बिना खड़े भी हो सको। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर बर्फीले पहाड़ों को पार करते हुए यहाँ से बाहर निकलकर बाइली सेक्टर तक पहुंच पाओगे? मुझे तो नहीं लगता कि तुम एक माउंटेन को भी क्रॉस कर पाओगे, तुम रास्ते में मर जाओगे। इतने ज्यादा इंपेशेंट होने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं ना कि एक बार हील हो जाओ, हील होने के बाद तुम जाओ जाकर जिससे बदला लेना चाहते हो उसे जाकर बदला ले सकते हो, कि फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ पर रहना होगा, तुम्हें यहीं पर सब्र करना होगा। लेकिन कैंग ली अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है, कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मैं इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तो मास्टर सू से कहता है कि तुम यहाँ पर से माउंटेन के ऊपर से नहीं उतर सकते, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम माउंटेन से उतरते ही मारे जाओगे। तुमने कहा कि तुम यहाँ पर मेरे इस एहसान का बदला चुकाना चाहते हो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, अगर तुम यहाँ पर माउंटेन से उतरते ही मर जाते हो तो फिर तुम मेरे एहसान का बदला कैसे चुका पाओगे? क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? तो मास्टर सू से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यहीं पर पहले अपनी रिकवरी के ऊपर ध्यान दो, अपने आप को हील करवाओ, उसके बाद तुम्हारे दिमाग के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उन सभी थॉट्स को सही करो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग के अंदर काफी सारी मैस क्रिएट हो चुकी है। तो कैंग ली उनकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है और साथ ही सोच रहा होता है कि इस वक्त मेरी करंट कंडीशन बिल्कुल वैसी है जैसी मास्टर सू कह रहे हैं, तो क्या मुझे इनकी बात सुनने के बाद यहीं पर रेस्ट करना चाहिए? तो मास्टर सू से कहते हैं मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने काफर रखना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ पर कुनलुन सेक्टर के डिसाइपल बनना चाहोगे? तो कैंग ली कहता है कि उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ लेकिन मैंने मास्टर सू के प्रपोजल को मान लिया। उसने जब कहा कि वो मेरा मास्टर बनना चाहता तो मैंने यहाँ पर उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि ठीक है मैं कुनलुन का डिसाइपल बनना चाहता हूँ और मैं आपको अपना मास्टर मानता हूँ। तो कुछ ही दिन के बाद का सीन दिखाता है, कुछ दिन के बाद से वो उसकी बॉडी की मूवमेंट्स को दोबारा से रिकवर करवा देते हैं और वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा था, वो मेडिटेट कर रहा था। तो मास्टर सू उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के तुम्हारी नेचुरल वाइटैलिटी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम यहाँ पर इस वाइटैलिटी को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल भी कर सकते हो, यानी कि तुम्हारी बॉडी के अंदर इननेट की पावर है जो कि बाकी सभी आम लोगों से बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि यही वो की पावर है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर है, यही तुम्हें यहाँ पर ड्राइव करती है ताकि तुम आगे की तरफ बढ़ सको। इसी वजह से तुम्हारा रिजॉल्व बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाइटैलिटी से काम नहीं चलने वाला, यानी कि तुम्हारे पास बहुत सारी की पावर है लेकिन इस रॉ की पावर को जब तक तुम रिफाइन नहीं कर पाते तब तक तुम इसे मार्शल आर्ट्स में चेंज नहीं कर पाओगे, तब तक तुम यहाँ पर एक प्रॉपर मार्शल आर्ट्स के जरिए से रिलीज कर सकते हो, वरना बिना मार्शल
मार्शल आर्ट्स के ये की पावर इसी तरह से जाया हो जाएगी। जबकि हमारा कैंगली जो होता है उनकी बातें सुन रहा होता है, लेकिन साथ ही उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस ओवरफ्लोइंग की पावर को कंट्रोल करना चाहता हूँ, वो भी जल्दी से जल्दी। तो उसके मास्टर सू जो होता है उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाते हैं और काफी निराश भी होते हैं और उसे कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि फिलहाल के लिए तुम सिर्फ रेस्ट करो, लेकिन तुम्हारी बैल्कनी के बाहर मुझे गार्डन में काफी सारे पाँव के निशान दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि तुम प्रैक्टिस कर रहे थे। क्या तुम इस हालत में भी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हो? तो मास्टर सू से कहते हैं कि अगर तुम्हें ट्रेनिंग करना इतना ही ज्यादा पसंद है तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें रोकूंगा नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें रोक भी नहीं सकता। अगर तुम मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन मेरी एक वार्निंग को याद रखना, तुम्हें माउंटेन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, यहाँ से माउंटेन की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि माउंटेन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक टाइगर है जो कि इंसानों को खाता है, इसी वजह से तुम्हें वहां पर नहीं जाना। तो कैंगली उनसे कहता है कि ठीक है मास्टर, मुझे आपकी बात की समझ आ गई, मैं वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तो मास्टर आगे से हल्का मुस्कुराते हैं, फिर साथ उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें ट्रेनिंग करनी है तो तुम ट्रेनिंग करो, लेकिन पहले यहाँ पर अपने आप को हील तो होने दो और उसके बाद देखना सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी बॉडी को यहाँ पर टाइम देना चाहिए, तुम्हारी हालत इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अगर तुम यहाँ पर अपनी बॉडी को टाइम दोगे तभी तो तुम यहाँ पर से वापस घर जा पाओगे। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है माउंटेन के ऊपर का दिखाया जाता है कि हमारा कैंगली जो होता है अपने मास्टर की वार्निंग के बावजूद वहां पर से बाहर निकलता है ट्रेनिंग करने के लिए और वो पहाड़ी चढ़ रहा होता है। वो एक बर्फ वाले पहाड़ में आगे की तरफ बढ़ रहा था और कहता है यहाँ पर तो बहुत सारी माउंटेन के ऊपर बहुत सारी बर्फ पड़ी हुई है, इस बर्फ के अंदर तो चलना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है और जितना ज्यादा मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ मेरे लिए उतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मास्टर सू ने मुझसे कहा भी था कि मुझे यहाँ पर से ज्यादा दूर नहीं जाना, लेकिन इसके बावजूद मैं माउंटेन के एक दूसरे हिस्से में चला आया और अब मुझे यहाँ से वापस अपने सेक्टर के पैलेस की तरफ जाना होगा। लेकिन बर्फ और यहाँ पर ठंडी इतनी ज्यादा है कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मेरे लंग्स अंदर से जमते जा रहे हैं, यानी मेरे फेफड़े अंदर से जम रहे हैं और मुझे यहाँ पर सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। लगता है कि मुझे 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से मैं यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं अपने सेक्टर पैलेस के करीब क्यों नहीं पहुंच रहा। कहीं पहले ये रास्ता इतना लंबा तो नहीं था, जब मैं यहाँ पर आया था तब ये रास्ता इतना लंबा नहीं था। कैंगली कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैंने काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। इसी के साथ ही वहीं पर नीचे गिर जाता है, अपनी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर गिव अप कैसे कर सकता हूँ, मुझे भी गिव अप नहीं करना, मैं बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर सकता। मेरे मास्टर को मुझसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, मास्टर को लगता है कि मैं इनेट की पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ और उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकता हूँ, क्योंकि मास्टर को मेरे अंदर कुछ दिखाई देता है। लेकिन इसी के साथ उसके मुंह से वहां पर ब्लड निकलता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। इसके साथ ही जब वो वहां पर बर्फ के ऊपर गिर जाता है तो वो सोच रहा होता है क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, और सामने उसे देखता है तो सामने उसे टाइगर आता हुआ दिखाई देता है। तो वो कहता है कहीं ये वही टाइगर तो नहीं है जिसके बारे में मास्टर ने बताया था, तो क्या मैं यहाँ पर बर्फ से नहीं मरूंगा, क्या मैं यहाँ पर टाइगर का खाना बनने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस टाइगर का क्या बनेगा, क्योंकि कैंगली के पास तो इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो टाइगर से फाइट कर सके। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो रेड ड्रेस की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा कैंगली जो होता है वो अपने मास्टर की एडवाइस को ना मानते हुए माउंटेन के ऊपर चला जाता है और वहां पर से वापसी पे आते हुए उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वो माउंटेन से ऑपोजिट साइड के ऊपर जा रहा था। उसे लगा कि वो पैलेस की तरफ जा रहा है, लेकिन वो ऑपोजिट साइड पे जा रहा होता है और वहीं पर जाते जाते वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि उससे और ज्यादा चला नहीं जा रहा था और बर्फ की वजह से वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है। उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वहीं पर बर्फ के ऊपर गिर जाता है। खांसते खांसते वो फिर से उठता और कहता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता, मैं गिव अप नहीं कर सकता। मेरे मास्टर को मुझसे उम्मीद है, क्योंकि मास्टर ने मुझे यहाँ पर मेरी जान बचाकर एक नई जिंदगी दी है, तो मैं उसके लिए उनका बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। लेकिन अभी मुझे एक ड्यूटी पूरी करनी है, मुझे ग्रेट डिमोनिक सेक्टर के सभी लोगों को मारना होगा, मुझे अपना बदला लेना है। और इसी के साथ उसे सामने से टाइगर आता हुआ दिखाई देता है, तो वो टाइगर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था और कैंगली उस टाइगर की तरफ देखता और कहता है कहीं ये वही टाइगर तो नहीं है जिसके बारे में मास्टर ने मुझे बताया था कि उस माउंटेन के करीब मत जाना, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही खतरनाक टाइगर है जो कि इंसानों को खाता है। तो कैंगली कहता है कि मैं तो यहाँ पर से वापस पैलेस की तरफ जा रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पर गलत डायरेक्शन में आ गया। जिस माउंटेन पीक के ऊपर आने से मास्टर ने मना किया था, मैं उस माउंटेन पीक के ऊपर चला आया हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर बर्फ से जमकर नहीं मरता तो ये कमीना टाइगर मुझे यहाँ पर मार डालेगा, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता, ना तो मैं बर्फ में मरना चाहता हूँ, ना ही मैं यहाँ पर किसी टाइगर के हाथों से मरना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से मरने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं अगर मरूंगा तो लड़कर मरूंगा। देखते हैं कि यहाँ पर कौन मुझे मार पाता है। जो मुझे मारने के लिए आएगा मैं पहले उसे मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वो टाइगर जो होता है उसे देखकर उसकी तरफ एनर्जी को रिलीज करता है। जब वो एनर्जी को रिलीज करता है तो उस टाइगर के बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही होती है, और डिमोनिक एनर्जी को देखने के बाद हमारा कैंगली जो होता है वो बहुत ही बुरी तरह से रिएक्ट करता है और उसकी बॉडी से उसकी एनर्जी रिलीज होती है। जब कैंगली की एनर्जी रिलीज होती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर से जितने भी डिमोनिक कल्ट के लोग हैं उन सभी को मिटाना चाहता है। और जब टाइगर की बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकल रही है तो वो उसे कैसे छोड़ सकता है। तो वो कहता है कि इस तरह के एक बीस्ट जो है, बीस्ट की बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी तब आती है जब वो किसी इंसान को खाता है। लगता है कि इस टाइगर ने बहुत सारे इंसान
इंसानों को खाया, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर से इतनी सारी डिमोनिक एनर्जी निकल रही है। चाहे ये कितना ही डिमोनिक क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर इसे मेरे हाथों से मरना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जहाँ पर उस हर एक बंदे को मार डालूंगा जिसकी बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी है। और वो बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन में उसके मास्टर को दिखाते हैं कि उसके मास्टर भी उसे माउंटेन के ऊपर ढूंढ रहे होते हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं, कैंग ली तुम कहां पर चले गए, कैंग ली तुम मुझे बताए बिना यहाँ पर कैसे आ सकते हो। और इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से डिमोनिक एनर्जी महसूस होती है और साथ ही वहां पर से उन्हें ब्लड की स्मेल आती है। तो वो कहते हैं कि ये क्या, लगता है कि यहाँ पर ब्लड की स्मेल है, कहीं उस टाइगर ने मेरे डिसाइपल कैंग ली को मार ना दिया हो। तो बड़ी तेजी के साथ उस ब्लड की स्मेल का पीछा करते हुए उसकी तरफ भागना स्टार्ट करते हैं। जैसे मास्टर सू वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर सीन देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि उनका डिसाइपल जो होता है अपने हाथ में वहां पर टाइगर का पंजा लेकर खड़ा होता है, जबकि उसके सामने वहां पर टाइगर पड़ा होता है। टाइगर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं, उसकी टांगे, उसका सर, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि इस टाइगर का वजन तकरीबन 500 पाउंड तो होगा ही, लेकिन इस लड़के कैंग ली ने यहाँ पर अपने हाथों के साथ इस टाइगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसने ये कैसे किया होगा, मैं यहाँ पर ये सोचकर ही बहुत ही हैरान हो रहा हूँ। कैंग ली की तरफ वो देखते हैं तो कैंग ली जो होता है उस टाइगर के मरने के बाद उसके पास खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है और साथ उसकी बॉडी के अंदर सेम वही लुक निकल रहा होता है जो लुक उन्होंने पहली बार उसकी आंखों में देखा था। मास्टर सू कहते हैं कि इस लड़के की बॉडी के अंदर से बहुत सारा किलिंग हो रहा निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ किलिंग हो रहा और मैडनेस निकल रही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ गुस्से से आती है। और वो चिल्लाकर उसे कहते हैं, कैंग ली तुम वहां पर क्या कर रहे हो। जैसे वो अपने मास्टर की तरफ देखता है तो वो फिर से अपने होशो हवास में आ जाता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि असल में उसकी बॉडी के अंदर जो इननेट डिमोनिक की होती है वो यहाँ पर उसे ये सब कुछ करवा रही होती है। लेकिन जैसे वो डिमोनिक की को छोड़ता है इसी के साथ ही वो बेहोश हो जाता है। तो मास्टर बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हैं, जाकर उसे उठाते हैं और कहते हैं शुक्र है कि ये सिर्फ बेहोश हुआ है। और वो उसे उठाकर वहां से वापस की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं ताकि उसे अपने सेक्टर अपने घर में वापस लेकर आ सके। तो उसे पैलेस में वापस लेकर आते हैं और वापस आने के बाद उनके पास जो उनका मेडिकल एग्जामिनर होता है वो वहां पर आता है, उसकी बॉडी को चेक करता है और कहता है कि इस लड़के की एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा अजीब है। हालांकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी बॉडी के अंदर इननेट की पावर होती है जो कि उनके पैदा होने के साथ उनके पास होती है। तो मास्टर सू से कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है। तो उनका जो मेडिकल एग्जामिनर होता है वो उससे कहता है कि मुझे ये बताओ कि ये लड़का अगर अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी किस्मत को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो एक डिमोनिक लड़का बन जाएगा, यानी कि डिमोनिक गर्ल की बात के ऊपर चल पाएगा और एक डेविल बन जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी यहाँ पर एक उम्मीद है कि ये लड़का जो है ये डिमोनिक पाथ के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर इस तरह की डिमोनिक एनर्जी होती है लेकिन वो अपने मास्टर की बात को फॉलो करते हैं। अगर उन्हें एक अच्छा मास्टर मिल जाए तो वो राइटियस पाथ के ऊपर चल पड़ते हैं। मास्टर सूज की बात सुनने के बाद कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो मेडिकल एग्जामिनर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि तुम ये कर पाओगे या नहीं, क्योंकि आज से पहले तुमने कभी यहाँ पर किसी डिसाइपल को नहीं सिखाया, आज से पहले तुम्हारा कभी कोई डिसाइपल भी नहीं था, क्या ये इंपॉर्टेंट रोल तुम कर पाओगे। मास्टर सू से कहता है कि और मैं कर भी क्या सकता हूँ। बाइली सेक्टर में जब मैं सर्च के लिए गया था वहां पर से मुझे सिर्फ यही एक लड़का मिला था और मुझे लगता है कि फाइनली मुझे भी यहाँ पर अपने लिए एक डिसाइपल चूज कर लेना चाहिए। ये लड़का मुझे पहली बार मिला था, इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही एक्सप्लोसिव एनर्जी निकल रही थी और जब मैं टाइगर की जगह के ऊपर गया जहां पर माउंटेन के ऊपर ये टाइगर से फाइट कर रहा था वहां पर भी सेम वही एनर्जी निकल रही थी। मुझे लगता है कि इसके सामने अगर डेविल यानी कि डीमन सेक्टर के लोगों का नाम भी लिया जाएगा तो इसकी एनर्जी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मास्टर सू मेडिकल एग्जामिनर से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी काफी ज्यादा बिजी होगे। तो वो कहते हैं हाँ मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास तो यहाँ पर आंखें यानी पलके झपकने का टाइम भी नहीं होता। तो मास्टर सू कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि बहुत ही जल्दी मुझे भी मेन सेक्टर में वापस बुलाया गया है, मुझे भी वापस जाना होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम्हें वहां पर वापस तो जाना ही पड़ेगा। ये पैलेस जो होता है इस मेडिकल एग्जामिनर का होता है और इसी दोस्त से ये मिलने के लिए यहाँ पर आया होता है। तो मेडिकल एग्जामिनर उसे कहता है कि अगर दोबारा यहाँ पर कोई बहुत ही सीरियस इश्यू ना हुआ तो मैं तुम्हें कभी यहाँ पर नहीं बुलाऊंगा, तुम्हें जाकर अपने डिसाइपल को सिखाने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा पहला डिसाइपल है। तो वो उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं मेडिकल एग्जामिनर जो होते हैं वो उस लड़के के पास जाते हैं और जाकर उसे चेक करते हुए कहते हैं कि इस लड़के की बॉडी के अंदर इतनी सारी एनर्जी क्यों निकल रही है। इतना तुमने मुझे बताया था इस लड़के की बॉडी के अंदर से तो उससे भी ज्यादा एनर्जी निकल रही है। हालांकि उस टाइगर वाली बात को 3 दिन गुजर चुके हैं लेकिन इसके बावजूद इस लड़के के चेहरे को तो देखो, इस लड़के का चेहरा अभी बिल्कुल वैसे का वैसे बहुत ज्यादा सीरियस है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस डिसाइपल को हैंडल करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो मास्टर सू से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा डिसाइपल भी होता है जिसे आसानी के साथ हैंडल किया जा सके। मुझे तो लगता है कि सभी डिसाइपल्स को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो मेडिकल एग्जामिनर उसे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर इस बात में तुम्हारे साथ बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करूंगा। मेडिकल एग्जामिनर जो होते हैं वहां पर उससे बात करना स्टार्ट कर देते हैं बाइली सेक्टर के डिस्ट्रक्शन की। तो वो वहां पर ना चाहते हुए उससे बात कर रही होती है और कहता है कि बाइली सेक्टर बर्बाद हो गया जो कि हमारे कुल्लू सेक्टर के लिए एक शील्ड का काम करता था क्योंकि वो रास्ते में पड़ता था। अब यहाँ पर उनके डिस्ट्रॉय होने के बाद हमें भी काफी नुकसान हो सकता है, लेकिन मुझे बाइली सेक्टर के लिए काफी ज्यादा अफसोस है कि डिमोनिक कल्ट के लोगों ने बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। जैसे वो डिमोनिक कल्ट का नाम लेते हैं इसी के साथ ही कैंग ली जो होता है उसकी बॉडी के अंदर इनेट एनर्जी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और वो गुस्से के
साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है क्या तुमने जहाँ पर डिमोनिक कल्ट का नाम लिया। जैसे ही वो आगे बढ़ता है इसी के साथ ही उसके मास्टर बीच में आ जाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं बेवकूफ बच्चे जो तुम क्या कर रहे हो, तुम हमारे मेहमान के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही कैंगली को होश आ जाती है। वो कहता है कौन तुम कौन हो। तो मास्टर सू से बताते हैं कि तुम यहाँ पर जल्दी से वापस सो जाओ, बाद में तुम्हें बताऊंगा। और इसी के साथ ही उसे फिर से बिस्तर के ऊपर लेटा देते हैं। मास्टर सू जो होते हैं वो मेडिकल एग्जामिनर से कहते हैं देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि जैसे यहाँ पर इसके सामने डेविल का लफ्ज भी लिया जाता है तभी ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब दोबारा जहाँ पर इसके सामने डेविल जहाँ पे डिमोनिक कल्ट के लोगों का नाम मत लेना, यहाँ पर डीमन का नाम लिया जाए या फिर यहाँ पर डिमोनिक की को महसूस कर ले, जो उसी वक्त रिएक्ट करना शुरू कर देता है। इसका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा तेज है। अब मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ, ये सब कुछ कैसे ट्रिगर होता है। हो सकता है कि इसके पेरेंट्स, इसके दोस्तों और इसकी फैमिली के लोगों के मरने की वजह से ये सदमे में हो, जिसकी वजह से इसकी बॉडी डीमन लव सुनते ही एक्टिवेट हो जाती है, या फिर यहाँ पर इसकी बॉडी में पैदाइशी ये खूबी हो कि ये डिमोनिक कल्ट के लोगों को मारने के लिए ही बना है। मेडिकल एग्जामिनर उसे कहता है कि ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, इस लड़के के रिएक्शंस को देखकर लगता है कि ये डिमोनिक कल्ट के खात्मे के लिए ही पैदा हुआ है। और इसी के साथ उसे कहता है कि चलो ठीक है अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, तुम और तुम्हारे डिसाइपल यहाँ पर रेस्ट करो। और इसी के साथ ही वहां पर से चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा कैंगली यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से निकलने वाली इस डिमोनिक की पावर को कैसे कंट्रोल करेगा, क्योंकि डीमन का लव सुनते ही यहाँ पे डिमोनिक एनर्जी को महसूस करते ही तो अटैक करने दौड़ पड़ता है। तो यही सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड्स में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रेड रेस के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हीरो कैंगली जो होता है वो बिस्तर के ऊपर पड़ा होता है और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन 2 दिन के बाद का दिखाते हैं। 2 दिन के बाद जब उसे होश आती है तो उसके मास्टर उसके पास बैठे होते हैं। मास्टर सूज से कहते हैं तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गई। अब हमारे कैंगली को होश आती है तो मास्टर सूज की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं कि कल मैं इसी बंदे को देख रहा था, इसके चेहरे के ऊपर किलिंग इंटेंट था, इसकी बॉडी से जो किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा था वो इसके चेहरे के ऊपर भी दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जरा इसको देखो, इससे ज्यादा मासूम कोई भी नहीं होगा। मास्टर सूज से पूछते हैं बताओ क्या तुम होश में आ गए हो, क्या तुम्हें यहाँ पर पता चला कि तुमने क्या किया था। तो वो कहता है जी मास्टर मैं अब ठीक हूँ। तो मास्टर सूज से कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें ज्यादा मूव करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बॉडी इस वक्त बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। और मास्टर उसी के पास ही बैठ जाते हैं और उसके पास बैठकर उसे कहते हैं तुम्हें पता है कि हम दोनों के दरमियान में जहाँ पर मास्टर और डिसाइपल का रिलेशनशिप बने अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ, तकरीबन 1 महीना ही हुआ होगा कि तुम मेरे डिसाइपल बने हो, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे काफी ज्यादा दिक्कतें आ चुकी है, यानी कि मैं काफी दिक्कत में पड़ चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा मास्टर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। फिर मुझे यहाँ पर इस बारे में सोचना चाहिए कि मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लायक हूँ भी या नहीं, क्योंकि तुम यहाँ पर जिस तरह से मेरी बात नहीं मानते, जिस तरह से मेरे ऑर्डर्स को अनफॉलो करते हो, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा मास्टर बनने के लायक नहीं हूँ। सुनने के बाद कैंगली उसे कहता है कि मास्टर प्लीज ऐसा मत कहें, मुझे सबके बारे में पता है। मास्टर सू गुस्से के साथ उसे कहता है कि लड़के क्या तुम्हें पता भी है कि तुम वहां पर मर सकते थे, वहां पर उस टाइगर के सामने जो टाइगर इतने सारे लोगों को खा चुका है वो तुम्हें मार भी सकता था। तो कैंगली कहता है जी मास्टर मुझे पता है कि मुझे मार सकता था। मास्टर सू से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर माउंटेन के ऊपर चढ़ने से मैंने मना किया था ना, मैंने तुमसे कहा था कि तुम माउंटेन को भी नहीं चढ़ पाओगे और रास्ते में मारे जाओगे, लेकिन इसके बावजूद तुम माउंटेन के ऊपर चले गए। और मैं तुम्हें वहां पर टाइगर के बारे में बताया था कि वहां पर एक कैनिबल टाइगर रहता है जो कि इंसानों को खाता है, लेकिन तुमने मेरी दोनों बातें नहीं मानी, एक तो माउंटेन के ऊपर चढ़े और साथ ही उस टाइगर का सामना भी किया। साथ ही मास्टर से कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि तुमने उस टाइगर को कैसे मारा, क्या तुम्हें उस टाइगर की बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी महसूस हुई थी, क्या तुम्हें डिमोनिक एनर्जी महसूस हुई। जैसे वहां पर डिमोनिक एनर्जी का नाम लेते हैं इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर डेविल फिर से एक्टिवेट हो जाता है और फिर से वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जैसे वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है क्योंकि वो मास्टर को मारना चाहता है और इसी के साथ ही मास्टर भी अपने प्रेशर को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं बेवकूफ लड़के जो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अपने मास्टर की तरफ अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करने की। और मास्टर का प्रेशर उससे ज्यादा होता है तो मास्टर उसे कहते हैं कि अपनी पावर्स को कंट्रोल करो, अगर दोबारा तुमने मेरे सामने अपनी पावर्स को रिलीज किया तो फिर मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से सजा देने वाला हूँ, तुम अपनी एनर्जी को यहाँ पर कंट्रोल करना सीखो। मास्टर सू का प्रेशर काफी ज्यादा आता है, आसपास के टेबल भी टूट जाते हैं और चीजें बिखर जाती हैं। तो हमारा कैंगली जो होता है उनके प्रेशर को महसूस करने के बाद सोच रहा होता है कि मास्टर सू तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इन्होंने यहाँ पर प्रेशर को रिलीज किया लेकिन मेरे पर डायरेक्ट नहीं किया बल्कि यहाँ पर आसपास की चीजों के ऊपर डायरेक्ट किया, इन्होंने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। एल्टर जो है वो काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, मुझे लगता है कि मुझे इनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। और इसी के साथ ही मास्टर सू से कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी पावर्स को इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा माइंड जब इस वक्त क्लाउडेड है, यानी कि तुम्हें इस वक्त समझ नहीं आ रही कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो और इस वक्त तुम यहाँ पर मेरे पर जानबूझकर हमला नहीं कर रहे
बल्कि ये तो तुमसे वैसे ही हो रहा है। तो मास्टर उसे कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम इस वक्त किस चीज को फेस कर रहे हो। तुमने यहाँ पर अपने भाई बहन, अपने पेरेंट्स और अपने सभी चाहने वालों को खो दिया, तुम्हारी पूरी फैमिली मर चुकी है। मैं यहाँ पर तुम्हारे दर्द को महसूस तो कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ उसको शेयर नहीं कर सकता, और ना ही मैं यहाँ पर तुम्हें सजा दे सकता हूँ, जहाँ पर तुम्हारे पर गुस्सा हो सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे इस दर्द को समझ रहा हूँ। और साथ ही वो उसे कहते हैं लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम बार बार यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करो। तुम्हारी बॉडी के अंदर जो किलिंग इंटेंट है, उस किलिंग इंटेंट को यहाँ पर रोक कर रखो। मास्टर सू से कहता है कि तुम इतने ज्यादा रेकलेस कैसे हो सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तब तुम यहाँ पर अपना बदला ले पाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारे दिल को शांति मिलेगी? फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस तरह करोगे तो तुम यहाँ पर बहुत ही जल्दी हील हो जाओगे, तुम्हें लगता है कि तुम जल्दी से स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, और उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर इस तरह से अपने आप को ट्रीट करके तुम्हें अपने पर बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा होगा, यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को प्राउड हो रहा होगा जो ऊपर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि तुम उनका बदला लो। तब किसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि मास्टर ये सब कुछ मीनिंगलेस है, आप यहाँ पर मुझसे ये सारी बातें ना ही करें। तो उसके मास्टर से कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है? तो वो कहता है कि मास्टर इस वक्त मेरी जितनी भी सोचें वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मैं जो कुछ भी सोचता हूँ, मैं जो कुछ भी करने के बारे में सोच रहा हूँ वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा है, कि आपके साथ मुझे यहाँ पर कुछ भी शेयर करने की जरूरत नहीं है, ये सारी थॉट्स मेरी हैं। अगर मैं किसी से बदला लेना चाहता हूँ तो वो बदला सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर सू काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और गुस्से के साथ से कहता है कि लड़के तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अपने मास्टर के सिखाए हुए सबक को भूल जाओगे? तुम्हारा मास्टर चाहता है कि तुम जिंदा रहो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी करो और तुम फिर से यहाँ पर माउंटेन के ऊपर जाओगे। क्या तुम ऐसा सोच रहे हो? तो कैंग ली उनसे कहता है कि नहीं मास्टर, मैं यहाँ पर आपको अपोज तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर आपके लेसन को समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो मुझे करना है वो तो मुझे करना ही करना है। यहाँ पर आप मेरे मास्टर ना, जब यहाँ पर आप मुझे लेक्चर देंगे मैं लेक्चर लूंगा, जब आप कहेंगे प्रैक्टिस करूँ मैं प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन जब मेरे पास प्राइवेट टाइम होगा उस वक्त मैं जो भी करता हूँ सबसे आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो मास्टर को ये बात सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तो मास्टर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक मास्टर और एक स्टूडेंट के दरमियान में रिलेशनशिप क्या होता है? तुम्हें क्या लगता है कि एक मास्टर जो होता है वो बच्चे के साथ किस तरह से बिहेव करता है? कि तुम्हें क्या लगता है कि एक बच्चे के लिए मास्टर उसके लिए क्या होता है? क्या तुम्हें लगता है कि एक मास्टर जो होता है वो माँ से ज्यादा बेहतर नहीं होता? तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर माँ तुम्हें यहाँ पर कोई ऑर्डर देती है और मास्टर तुम्हें ऑर्डर देता है तो दोनों में कुछ फर्क होता है? मास्टर और एक स्टूडेंट का रिलेशनशिप तब बनता है जब यहाँ पर हेवंस और स्काई जो है वो यहाँ पर इस सब में इन्वॉल्व होती हैं, तब जाकर यहाँ पर एक दूसरे का रिलेशनशिप बनता है, तब जाकर एक मास्टर अपने लिए एक डिसाइपल को चूज करता है। दोनों का रिलेशनशिप दूसरे के साथ यहाँ पर खून के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा होता है। इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक और सबक देने वाला हूँ, और उसे पूछते हैं मुझे बताओ क्या तुम डिमोनिक कल्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? जैसे वो ये बात करते हैं इसी के साथ वो फिर से अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है। तो मास्टर कहते हैं कि तुम यहाँ पर फिर से अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहे हो। मुझे ये बात तो अभी तक पता चल चुकी है कि जैसे तुम्हारे सामने डिमोनिक कल्ट का नाम लिया जाता है तभी तुम यहाँ पर एक्टिव हो जाते हो और तुम्हारा किलिंग इंटेंट अपने आप रिलीज हो जाता है। तो कैंग ली मास्टर सू से कहता है कि मास्टर सू प्लीज रुक जाए, प्लीज ऐसा मत करें, लेकिन मास्टर सू फिर से उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं करूँ, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इससे काफी कुछ सीख सकते हो। मेरे सवाल का जवाब दो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम डिमोनिक कल्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? और इसी के साथ ही वो फिर से अपने प्रेशर को रिलीज करता है, वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि रुक जाओ, अगर तुम यहाँ पर रुकोगे नहीं तो फिर मैं अटैक करूंगा। और दूसरी तरफ से मास्टर भी अपनी की को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि अपने मास्टर के सवाल का जवाब दो, क्या तुम यहाँ पर डिमोनिक कल्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? और वो मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। तो मास्टर जो होते हैं वहां पर उसके अटैक के बिल्कुल सामने होते हैं, लेकिन वो बड़ी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। लेकिन उसके अटैक के ब्लॉक होने से पहले यहाँ पर कैंग ली को भी अंदाजा होता है कि वो यहाँ पर कुछ गलत कर रहा है। तो वो कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने मास्टर के ऊपर अटैक क्यों कर रहा हूँ? लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर जो किलिंग इंटेंट है डिमोनिक कल्ट के लोगों को मारने के लिए वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। मास्टर यहाँ पर खतरे में है, लेकिन इसी के साथ ही मास्टर वहां पर अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हैं, उसे पीछे की तरफ झटक देते हैं और साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं और दूसरे हाथ के साथ उसको हिट करते हैं, जिसकी वजह से कैंग ली वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। क्योंकि अब एक मास्टर तो मास्टर ही होता है ना, मास्टर हमेशा डिसाइपल से स्ट्रॉन्ग ही होता है, तो वो उसे बड़ी आसानी के साथ वहां पर नीचे गिरा देते हैं। उसके नीचे गिरने के बाद जब वो दोबारा उठता है तो उसी के साथ ही मास्टर वहां पर सोच रहे होते हैं, देखो तो जरा इसके एक्सप्रेशन और इसकी पावर लेवल्स, इसकी ब्लड इंटेंट की रिलीज होने के बाद कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। ये बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह अटैक करता है, जैसे कि अपने शिकार के ऊपर झपटा मार लेगा। तो मास्टर से फिर पूछते हैं, मैं यहाँ पर फिर से तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, बताओ कि तुम यहाँ पर डिमोनिक कल्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? जब मुझे बात करते हैं तो वो फिर से वहां पर किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है और कहता है कि मास्टर मैंने आपसे कहा ना रुक जाओ। वो सोच रहा है कि मैं अपने किलिंग इंटेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अगर इसी तरह चलता रहा तो कहीं मैं मास्टर को नुकसान न पहुंचा दूं। तो मास्टर फिर से चिल्लाकर उसे कहते हैं, कमीने मैं यहाँ पर तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, क्या तुम इन स्किल्स के साथ डिमोनिक कल्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो जिससे तुम यहाँ पर मुझे नहीं हरा सकते? तो इसी के साथ ही वो फिर से चिल्लाकर उसे कहते हैं, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताओ, तुम यहाँ पर पूरे के पूरे डिमोनिक कल्ट को यहाँ पर इस हालत में डिस्ट्रॉय कर पाओगे जिस हालत में इस वक्त तुम हो? और इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, उसकी बॉडी के अंदर जो उसकी इननेट पावर होती है वो एक्टिवेट होती है और बहुत ज्यादा पावर्स रिलीज करने के बाद वो बड़ी तेजी के साथ फिर से मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मास्टर उसे फिर से एक पंच मारते हैं और उसी के साथ वो पीछे की तरफ गिर जाता है और पीछे गिरने
करने के बाद वो फिर से आगे की तरफ बढ़ता है अपने मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। मास्टर अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाता है और उसके ऊपर से अटैक करता है, जिससे वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। इसी के साथ ही मास्टर फिर से उससे पूछते हैं, मुझे बताओ क्या तुम डिमोनिक कल्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? और इसी के साथ ही हमारा कैंग ली जो होता है फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है मास्टर बार बार एक बात मत करो, और फिर से मास्टर के ऊपर अटैक करता है। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इसका किलिंग इंटेंट कैसे शांत होने वाला है, क्योंकि ये तो बार बार अपने मास्टर के ऊपर ही अटैक किए जा रहा है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रेड ड्रेस की एपिसोड 05 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड भी हमने देखा था कि मास्टर बार बार उसके सामने डीमन का नाम लेते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार उनके ऊपर किलिंग इंटेंट के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो यहीं पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है कि बहुत बार यहाँ पर मास्टर से मार खाने के बाद उसकी पावर लेवल जो थी वो थोड़ी कम होती गई। बहुत बार यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद उसके अंदर जो हिम्मत थी वो कम होती गई और इसी के साथ ही वो बार बार उठकर उनके ऊपर अटैक करता था। और फाइनली वहां पर कैंगली को रियलाइज होता है। कैंगली कहता है कि मुझे लगता है कि इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर जो चीज रह गई है वो सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और सैडनेस है, सिर्फ वो सिर्फ हेट्रेड और फ्रस्ट्रेशन है जो कि उसकी बॉडी के अंदर रह गई थी। और इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि अब तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अकेले इस चीज को हैंडल कर पाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि अकेले तुम डिमोनिक कल्ट को हरा सकते हो, वो भी इस हालत में जिस तरह से तुम हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस स्टेज पे जिस हालत में तुम हो, यानी जिस जो पावर लेवल तुम्हारे पास है, इसके साथ तुम डिमोनिक कल्ट के लोगों को हरा सकते हो? और इसी के साथ ही हमारा कैंगली जो होता है उनकी बात सुनने के बाद वहां पर उनके मुंह से डिमोनिक कल्ट का नाम सुनने के बावजूद बिल्कुल शांत रहता है और उनका किलिंग इंटेंट भी नहीं रिलीज होता। और साथ ही वहां पर वो रोना शुरू कर देता है, उसके आंसू बह रहे होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, मेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? तो उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे होते हैं वो कहता है कि मास्टर आपने मेरे साथ क्या किया, यहाँ पर क्या हो रहा है? तो उसके मास्टर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि फाइनली तुम्हें होश आ ही गई। अब यहाँ पर अगर तुम्हारे सामने डिमोनिक कल्ट का नाम भी लिया जाएगा तब भी तुम यहाँ पर दोबारा से ओवर रिएक्ट नहीं करने वाले। मेरे पास यहाँ पर ये सब कुछ करने का और कोई तरीका नहीं था, तुम्हें यहाँ पर होश में लाने का और कोई तरीका नहीं था कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो किलिंग इंटेंट था वो यहाँ पर डिमोनिक लफ्ज सुनते ही एक्टिवेट हो जाता था। अब इन आंसुओं के साथ वो सब कुछ बह गया। अब तुम शांत हो चुके हो और जब तुम शांत हो जाओगे तभी तुम स्ट्रांग बन पाओगे। तो वो उनसे पूछता है लेकिन मास्टर मुझे बताएं कि मैं यहाँ पर रो क्यों रहा हूँ? तो उसके मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर रो इसलिए रहे हो क्योंकि तुम रोना चाहते हो। तुम मेरे डिसाइपल हो, मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदगी का एक सबक देता हूँ। वो सबक यह है कि जब तुम हंसना चाहते हो हंसो, जब तुम रोना चाहते हो रो। तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले अपने दिल की सुननी चाहिए, अपने दिमाग की बाद में सुनना, क्योंकि दिल हमेशा पहले आता है और दिल तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। दिमाग के साथ तुम कैलकुलेशंस करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन असल में वो हो नहीं पाएगा। तो मास्टर सू से कहता है कि तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए पैदा नहीं हुए कि तुम किसी चीज को एलिमिनेट करना चाहते हो। सिर्फ और सिर्फ किसी चीज को एलिमिनेट करने का यही तुम्हारा एक मकसद नहीं है, बल्कि इस दुनिया में पैदा होने का तुम्हारा कोई और मकसद भी हो सकता है। अभी तक तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा छोटा था और सिर्फ एक ही सोच के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन बहुत ही जल्दी तुम्हें इस बड़ी दुनिया के बारे में अंदाजा हो जाएगा कि ये दुनिया कितनी ज्यादा बड़ी है और तुम्हें समझ आएगी कि तुम्हारे जिंदा रहने का मकसद क्या है और तुम यहाँ पर जिंदा रहकर और क्या कुछ कर सकते हो। फिर साथ ही वो उससे पूछते हैं कैंग मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या चाहते हो? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर बदला लेना चाहता हूँ डिमोनिक कल्ट से, तो मैं यहाँ पर पूरे के पूरे डिमोनिक कल्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। तो मास्टर सू से कहते हैं लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? तो वो कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तो मास्टर सू से कहते हैं और तुम स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर सीखूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा, आप मुझे मार्शल आर्ट सिखाएंगे और मैं वो सब कुछ सीखूंगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला हूँ। मास्टर सू से कहता है कि बताओ जब तुम यहाँ पर सीखना चाहते हो तो क्या तुम्हें यहाँ पर कोई प्रेफरेंस है कि तुम कौन सी मार्शल आर्ट को सीखना चाहोगे? तो वो कहता है नहीं मास्टर, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, आप यहाँ पर मुझे सिखाएं। तो मास्टर सू से कहते हो तो फिर ठीक है, मैंने भी आज से पहले कभी किसी डिसाइपल को नहीं सिखाया, इसका मतलब यह है कि हम दोनों एक जैसे हैं। तो मैं यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग को काफी ज्यादा आसान रखूंगा और फ्यूचर तुम्हारा बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल हो। और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं यहाँ पर आखिरी बार तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अपने इस मास्टर के साथ ट्रेनिंग करना चाहते हो? क्या तुम इसे अपना मास्टर मानते हो? तो वो कहता है जी मास्टर, मैं आपका अपना मास्टर मानता हूँ। इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ पॉरेज बनाकर लाता हूँ क्योंकि तुम्हें काफी ज्यादा भूख लगी होगी, इतनी बार तुम्हारे नीचे गिरने के बाद तो तुम्हें भूख लगी होगी। और इसी के साथ ही वहां पर से चले जाते हैं, जबकि हमारा कैंगली वहां पर उनके बारे में सोच रहा होता है कि मेरे मास्टर जो कि अब यहाँ पर मेरी फादर की जगह पर है वो एक ट्रस्टवर्दी इंसान है, कैसे इंसान इस पूरी दुनिया में जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरी केयर करते हैं, यानी कि उन्हें मेरी बहुत ज्यादा परवाह है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि एक मास्टर और एक स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो होता है वो आम रिलेशनशिप नहीं होता बल्कि हीवन की तरफ से बनकर आता है। तो नेक्स्ट सीन 1 साल के बाद का दिखाया जाता है। 1 साल के बाद दोनों मास्टर और डिसाइपल वहां पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो मास्टर उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। तो मास्टर से कहता है कि तुम अपनी की
की को यहाँ पर यूज करना सीख गए और तुम्हारी की जो है वो काफी ज्यादा हद तक बेहतर हो चुकी है। तो मास्टर सू से कहते हैं कि मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर तुम्हें 3 और साल मिल जाए प्रैक्टिस में तो तुम यहाँ पर अपनी जनरेशन के जितने डिसाइपल्स हैं उन सभी से आगे निकल जाओगे। तो वो कहता है क्या वाकई में मास्टर ऐसा हो सकता है? तो वो कहते हैं हाँ तुम आगे निकल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इसी क्राइब की ट्रेनिंग के साथ तुम आगे नहीं निकल पाओगे। तुम्हें यहाँ पर क्वांटिटी और इसके साथ साथ क्वालिटी को भी देखना चाहिए। तुमने कभी सुना है कि आयरन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन आयरन जितना स्ट्रॉन्ग होता है अगर उसे फर्नेस के अंदर डाल दिया जाए तो वो पिघल भी जाता है। यानी कि यहाँ पर आयरन को हराने के लिए उसकी कमजोरी जरूर होती है और साथ ही उसके पीछे पहुंच जाते हैं और पीछे पहुंचकर उसकी गर्दन के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं अब तुम यहाँ पर हार चुके हो, देखा मैंने तुम्हें यहाँ पर हरा दिया। तो वो कहता है हाँ मास्टर मैं हार गया। तो मास्टर सू से कहता है कि तुम तो यहाँ पर बड़ी जल्दी मान गए कि तुमने हार मान ली, जबकि कैंग ली उनसे कहता है कि नहीं मास्टर मैं तो बस यहाँ पर आउटकम को मान रहा हूँ कि यहाँ पर मैं हार गया हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जिंदगी में हार गया। तो उसके मास्टर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर अब डिसाइपल को हराने में कोई मजा नहीं रहा क्योंकि तुम यहाँ पर चुपचाप हार मान लेते हो। तो वो कहता है कि मास्टर क्या आप यहाँ पर मजे के लिए मुझसे फाइट करते हैं? तो मास्टर सू से कहता है कि तुमने यहाँ पर काफी कुछ बर्दाश्त किया है, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ 20 राउंड्स का टिक पाओगे, लेकिन तुम यहाँ पर 45 राउंड्स तक टिक पाए हो और यहाँ पर खैर तुम एक बार भी जीत नहीं पाए वो अलग बात है, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस रहेगा कि तुमने अपने मास्टर के कान को बाइट करने की कोशिश की। तो वो कहता है कि मास्टर ये एक फाइट थी और फाइट में आपको पता है कि मैं यहाँ पर जी जान लगाकर फाइट करता हूँ और फाइट के दौरान यहाँ पर सब कुछ फेयर होता है, चाहे आप यहाँ पर किसी का कान काटे या फिर उंगली काटे। मास्टर से कहते हैं कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब बातें करते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि ये राइटियस तो बिल्कुल भी नहीं है। जबकि वो उनसे कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर राइटियस तरीके से जीना भी नहीं चाहता, मैं यहाँ पर गंदी चालें चलकर जिंदा रहना पसंद करूंगा, ना कि यहाँ पर डिग्निटी यानी कि इज्जत के साथ मरना पसंद करूंगा। मास्टर से कहते हैं कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर वो बात ही नहीं है जो कि राइटियस लोगों की हो। फिर साथ ही उसे कहता है कि अच्छा ठीक है अब यहाँ पर अपनी की को कंट्रोल करने के बारे में फोकस करो, अभी बहुत ही जल्दी तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही उसकी तरफ देखता है तो मेडिटेट करने के लिए बैठ भी चुका होता है। तो वो कहते हैं कि ये क्या, अपने मास्टर की बात को तो पूरा सुन लिया करो, तुम यहाँ पर मेडिटेट करने के लिए बैठ भी गए। फिर साथ ही वो आगे बढ़ते हैं, जाकर उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गए और मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी है। लेकिन साथ ही मास्टर वहां पर सोच रहे होते हैं कि मुझे एक बात की बहुत बड़ी परेशानी है, वो ये है कि इसका जो किलिंग इंटेंट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि जब भी किसी को मारने के लिए अटैक करता है यानी किसी के साथ स्पार भी कर रहा हो तब भी यहाँ पर उसको मारने की नियत से आगे बढ़ता है। इसके जो टैलेंट्स हैं वो बिल्कुल एक असैसिन के टैलेंट्स के जैसे हैं, जो कि इसके इन्ने टैलेंट्स हैं जो इसकी बॉडी के साथ इसको मिले हैं। ये इंस्टिंक्ट्स जो है बहुत ही किसी किसी को मिलते हैं, यानी कि ये एक एबिलिटी है जो सिर्फ और सिर्फ इसके पास है। और मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ क्या मैं इसकी एबिलिटी को दबा दूं, मैं यहाँ पर इसको ये कहूँ कि इस एबिलिटी को कंट्रोल करे यानी कि यहाँ पर उसको दबा दे, या फिर मैं ऐसे ये कहूँ कि इस एबिलिटी को और आगे ज्यादा नॉरिश करे। अगर इस एबिलिटी के साथ ये आगे बढ़ता है तो ये इसकी किस्मत है क्योंकि ये इसके साथ ही पैदा हुआ है। मास्टर होने के नाते मैं यहाँ पर एक बच्चे के पास है उसका जो पैदाइशी गिफ्ट है उसको छीन कैसे सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पर और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि ये फ्यूचर में अपने आप को बेहतर सर्वाइव करवा पाए। थोड़ी देर के बाद कैंग ली उठकर खड़ा हो जाता है तो हमारे मास्टर सूट से पूछते हैं बताओ क्या तुमने अपनी की को स्टेबलाइज कर लिया? तो वो कहता है जी मास्टर मैंने कर लिया। तो वो कहता है कुछ ज्यादा ही कर लिया। फिर साथ ही उसे कहता है ठीक है जाकर आप रेस्ट करो। तो वो कहता है मास्टर मुझे एक बात तो बताएं, मैं आपका डिसाइपल हूँ और आप यहाँ पर कुनलुन सेक्टर के एक एल्डर हैं। अगर आप कुनलुन सेक्टर के एल्डर हैं तो फिर मुझे यहाँ पर आपने कुनलुन सेक्टर की मार्शल आर्ट्स क्यों नहीं सिखाई? पूरा 1 साल हो गया लेकिन आप यहाँ पर मुझे कुनलुन मार्शल आर्ट्स नहीं सिखा रहे बल्कि आप मुझे बाइली सेक्टर की मार्शल आर्ट्स सिखा रहे हैं। मास्टर से कहते हैं क्या वाकई में तुम कुनलुन सेक्टर की मार्शल आर्ट्स को सीखना चाहते हैं? तो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि वो मार्शल आर्ट्स कैसी हैं। मास्टर सू से बताता है कि हमारे कुनलुन सेक्टर के अंदर मार्शल आर्ट्स भी है, टाओइज्म भी है और साथ ही लोग भी रहते हैं जो नॉर्मल हैं। तो अगर तुम्हें यहाँ पर हमारे कुनलुन सेक्टर का हिस्सा बनना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हें हमारे कुनलुन की मार्शल आर्ट्स को सीखना पड़े। मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर बाइली क्लैन की जो मार्शल आर्ट्स को अभी तक सीखा है वही तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसके साथ तुम यहाँ पर आउटपुट को जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर तुम्हें बाइली सेक्टर की मार्शल आर्ट्स को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम उनको बेहतर बना सको। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें कुनलुन मार्शल आर्ट्स भी साथ ही साथ सिखाना शुरू कर दूं तो फिर यहाँ पर सब कुछ मिक्स हो जाएगा और मिक्स होकर एक अचार बन जाएगा जो कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए बेहतर नहीं रहेगा और तुम यहाँ पर उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो कहता है जी मास्टर मैं समझ गया आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। तो मास्टर सू से कहते हैं लेकिन एक दिन आएगा जब तुम यहाँ पर अपनी की को कम्प्लीटली कंट्रोल कर लोगे, उस वक्त जब तुम मुझसे आकर पूछोगे कि तुम यहाँ पर कुनलुन की मार्शल आर्ट्स को सीखना चाहते हो तो तब मैं यहाँ पर तुम्हें मना नहीं करूंगा बल्कि मैं खुद यहाँ पर तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 5 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रेड रेस की एपिसोड 06 के साथ हाजिर होते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में कुनलुन के हेडमास्टर का सीन दिखाया जाता है कि कुनलुन सेक्टर के जो हेडमास्टर होते हैं उनकी बॉडी के अंदर एक पॉइजन होता है और यहाँ पर एक डॉक्टर जो होता है जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर माना जाता है वो उसकी बीमारी को चेक कर रहा होता है। तो हेडमास्टर से कहते हैं कि डॉक्टर बताओ कि मेरी बीमारी कैसी है, क्या ये ठीक हो रही है या नहीं? तो डॉक्टर उसे कहता है कि ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है, जो डिमोनिक कल्ट के लोगों ने इस बार जिस पॉइजन को यूज किया है वो बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म का पॉइजन है। इस तरह के पॉइजन से
तो हम लोग बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। मैं यहाँ पर इस पॉइजन को बिल्कुल भी नहीं जानता। मैंने सुना है कि इस वक्त अकेडमीज और जितनी मार्शल आर्ट्स के स्कूल्स हैं वो सारे के सारे इस पॉइजन का तोड़ ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर इस पॉइजन के बारे में समझ नहीं पा रहा। किसी को भी नहीं पता है कि इस पॉइजन को किस तरह से बनाया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर पॉइजन का इलाज करना चाहते हैं तो उसके लिए ज्यादा जरूरी होता है कि पॉइजन की टाइप को जाना जाए। तो हेडमास्टर से कहता है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोगों ने जिस पॉइजन को यूज किया वो काफी खास होने वाला है। तो वो उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि इसकी टाइप क्या है? तो डॉक्टर से कहता है नहीं सर, यही तो मसला है कि हमें यहाँ पर इसके टाइप के बारे में पता नहीं चल रहा, लेकिन हम इतना तो कह सकते हैं कि ये पॉइजन इतना खतरनाक है यहाँ पर आपकी वाइटल पॉइंट्स के ऊपर जाकर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से ये आपकी वाइटैलिटी को अंदर से खा रहा है। आप यहाँ पर अपनी पावर्स को तो यूज कर सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा पावर्स को यूज करेंगे या आपकी पावर्स को उतना ज्यादा रिड्यूस करता जाएगा। तो हेडमास्टर से कहता है कि मैं अपनी मार्शल आर्ट्स को रिलीज कर सकता हूँ, वो भी बिना किसी इशू के। मुझे लगता है कि मेरी इंटरनल एनर्जी यहाँ पर कम होती जा रही है। इसका मतलब यह है कि तुम लोग यहाँ पर इसका कोई इलाज नहीं कर सकते हो, ना ही यहाँ पर इसके लिए कोई मेडिसिन बना सकते हो, इसका इलाज इम्पॉसिबल है। तो डॉक्टर से कहता है कि हाँ सर, मुझे लगता है कि इसका इलाज बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप कुन-लुन के हेडमास्टर हैं, आप एक बहुत ही अमेजिंग फिजिशियन है, आप खुद यहाँ पर इसका इलाज कर सकते थे, लेकिन आप यहाँ पर इस पॉइजन से नहीं बच पा रहे और ऊपर से मेरे जैसा डॉक्टर भी यहाँ पर इसको समझ नहीं पा रहा। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगे, ये लाइलाज है। इसके साथ ही वो उसे कहता है कि आप मुझे यहाँ पर एक सच्ची बात बताओ। हेडमास्टर से पूछता है कि मुझे सच सच बताना कि मेरे पास कितना टाइम बचा है। तो डॉक्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें सच्ची बताऊं तो तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 3 साल है और कम से कम 1 साल है, यानी कि 1 साल से 3 साल के दरमियान में तुम मर जाओगे। अगर हमें इस पॉइजन के बारे में जल्दी पता चल जाता तो हो सकता था कि हम लोग यहाँ पर इसकी प्रोग्रेशन को स्लो कर देते। कुछ मेडिसिन की मदद से हम लोग इसको स्लो कर सकते थे, जिसकी वजह से तुम्हारा लाइफ स्पैन 5 से 6 साल तक बढ़ जाता। लेकिन अफसोस कि हमें यहाँ पर इसको डिटेक्ट करने में काफी ज्यादा देरी हो गई। तो हेडमास्टर से कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मैं जो है वो टाइम के खिलाफ चलता जा रहा हूँ, यानी कि अब मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा बचा, बहुत ही कम बचा और मुझे यहाँ पर काम बहुत ज्यादा करने हैं। तो डॉक्टर जो होता है काफी ज्यादा उदास होता है, तो उसे कहता है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं यहाँ पर काफी लंबी जिंदगी जी चुका हूँ, मैं 70 साल का हो चुका हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि और मैं कितना ज्यादा जी लूंगा? मैं यहाँ पर इस बार में उदास होने की जरूरत नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरा इलाज नहीं कर पाए। एक दिन तो सभी को मरना है और मुझे भी यहाँ पर मरना है, चाहे वो पॉइजन से मरूं या फिर किसी बैटल में मरूं। तुमने यहाँ पर अपना सबसे बेस्ट किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इस बात को किसी के सामने मत करना, हमारे एल्डर्स के सामने भी मत, और ना ही किसी डिसाइपल के सामने, किसी के सामने ये बात नहीं आनी चाहिए कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। तो वो कहते हैं ठीक है सर, और उसी के साथ ही वहां पर से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद हेडमास्टर वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 ही साल बचा है, इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वाइस मास्टर जो होते हैं वहां पर अंदर आते हैं और उसे कहते हैं सर क्या आपने मुझे बुलाया? तो वो कहते हैं हाँ हाँ जल्दी से अंदर आ जाओ। तो अंदर आने के बाद वाइस मास्टर से कहते हैं कि सर फिजिशियन ने आपसे क्या कहा? तो वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसने मुझसे यही कहा, उसने कहा कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्दी हूँ और मैं यहाँ पर जल्दी ठीक होने वाला हूँ, उसने यही कहा है। वाइस मास्टर से कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हेड मास्टर से कहते हैं कि मुझे बताओ कि अपकमिंग एल्डर कॉन्फ्रेंस जो है वो कब होने वाली है? मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि उस एल्डर कॉन्फ्रेंस में सभी लोग अटेंड होने, सभी लोग आने चाहिए, उसमें सभी लोग यहाँ तक कि बाइली क्लैन का वो आखिरी मेंबर जो कि मास्टर सू का अभी डिसाइपल बना है उसे भी वहां पर इनवाइट किया जाए। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी हैरान होता है और कहता है सर क्या वाकई में यहाँ पर आप बाइली क्लैन के उस लड़के कैंगली को भी बुलाना चाहते हैं? तो हेड मास्टर से कहते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। वाइस मास्टर्स की बात सुनने के बाद कहते हैं नहीं सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक ही रहेगा। और यहीं पर से हमारे कैंगली को दिखाते हैं कि हमारा कैंगली जो होता है कुन-लुन सेक्टर के बाहर पहुंच जाता है, क्योंकि वो अभी तक यहाँ पर कुन-लुन सेक्टर में पहले नहीं आया था। वो एक ब्रांच के अंदर रहकर ट्रेनिंग कर रहा था और 2 साल तक अपने मास्टर सू के साथ वहीं पर उसने ट्रेनिंग की थी। तो यहीं पर पास्ट का सीन दिखाते हैं जो कि अभी उनके पैलेस का ही होता है, जहां पर मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हारी तलवारबाजी के अंदर किलिंग इंटेंट बहुत ज्यादा है, लगता है कि तुम यहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट को चेंज नहीं करना चाहते। तो वो कहता है कि हाँ मास्टर ऐसी ही बात है, मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा। तो मास्टर उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मारना सिर्फ और सिर्फ किसी का सोल्यूशन हो सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कत्ल करना यानी कि किसी को जान से मार देना यही हर एक बात का सोल्यूशन होता है? तो वो कहता है नहीं सर यही हर एक बात का सोल्यूशन तो नहीं होता, लेकिन मार्शल आर्ट्स में तो यही होता है ना कि मार्शल आर्ट्स हम लोग इसीलिए सीखते हैं ताकि हम लोग अपने अपोनेंट को जान से मार सके। लेकिन अगर यहाँ पर आपके टाओइज्म इस सब के खिलाफ है तो इसका मतलब यह है कि मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं टाओइज्म से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखता। मास्टर से कहता है कि टाओइज्म और मार्शल आर्ट्स दोनों एक ही होती हैं। टाओइज्म का ताल्लुक दिल के साथ होता है, मार्शल आर्ट्स का ताल्लुक जो होता है वो तुम्हारी विल के साथ होता है, किस तरह से तुम फाइट कर सकते हो। दोनों के प्रिंसिपल्स एक जैसे ही होते हैं। साथ ही मास्टर से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि जब तक तुम यहाँ पर मेरे साथ रहे हो तुमने मुझे काफी ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन फिर भी तुम मेरे डिसाइपल हो और मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी है कि फाइनली तुम कुन-लुन सेक्टर में जाने वाले हो जहां पर तुम्हें ऑफिशियली अपना डिसाइपल बना लिया जाएगा। मास्टर से कहता है कि मास्टर इस बात का क्या मतलब है? तो मास्टर सू से कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि मैं कुन-लुन सेक्टर में वापस जा रहा हूं, मुझे वापस बुलाया गया और तुम्हें भी वहां पर मेरे साथ वापस चलना होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है कुन-लुन सेक्टर का दिखाया जाता है। तुम्हारा कैंगली जो होता है वो कुन-लुन सेक्टर की सीढ़ियां चढ़ते हुए अंदर की तरफ जा रहा था और कहता
है कि जिस तरह से मास्टर ने मुझे बताया था ये सेक्टर तो बहुत ज्यादा बड़ा है। कुनलुन सेक्टर जो है यहाँ के काफी बड़े सेक्टर्स में से एक बड़ा सेक्टर है, इसी वजह से ये काफी ज्यादा बड़ा है। लगता है कि मैं जहाँ पर टाइम के ऊपर आया हूँ। जहाँ पर आने से पहले मास्टर ने मुझे एक लेटर दिया था, उस लेटर को पढ़ता है तो उसके अंदर लिखा होता है कि वहाँ पर पहुंचने से पहले मैं तुमसे पहले वहाँ पर पहुंच जाऊंगा और वहाँ पर पहुंचकर मैं सीधा हेडमास्टर से मिलने के लिए जाने वाला हूँ और तुम्हें वहाँ पर पहुंचने के बाद परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर लोगों को तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से पता है और वो तुम्हें तुम्हारे क्वार्टर्स में ले जाएंगे जिसे ड्रैगन सैंक्चुरी कहा जाता है। साथ ही मास्टर ने नीचे एक नोट डाला होता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए काफी सारा मीट सूप और बहुत सारी खाने की चीजें जो है तुम्हारे बैग के अंदर रखी हुई हैं और कोशिश करना कि रास्ते में आते हुए अपने सूप को लीक मत कर देना क्योंकि वो बह जाएगा। कैंगली जैसे वहाँ पर दरवाजे के बाहर पहुंचता है तो वहाँ पर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो उसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकते, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर कोई लेटर है तो तभी तुम अंदर जा पाओगे। तो कैंगली उन्हें बताता है कि मेरा नाम कैंगली है और मैं बाइली क्लैन से और मैं मास्टर सू का डिसाइपल हूँ। लगता है कि मास्टर ने तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं अच्छा तो तुम यहाँ पर कैंगली हो, तुम यहाँ पर बाइली सेक्टर से हो। उसे कहते हैं ठीक है तुम अंदर जा सकते हो और इसके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो वो भी काफी हैरान होता है कि इन लोगों ने बड़ी आसानी से दरवाजे खोल दिए, इसका मतलब यह है कि सभी लोग मुझे जानते हैं। लेकिन इन सभी लोगों को मेरे बारे में पता कैसे चला? क्या मास्टर सू ने यहाँ पर आकर सभी को बताया कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? और इसी के साथ ही वहाँ पर अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद उसे ड्रैगन सैंक्चुरी दिखाई जाती है। वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि ड्रैगन सैंक्चुरी बहुत ज्यादा छोटी होगी लेकिन ये तो काफी ज्यादा बड़ी है, एक अकेले आदमी के लिए काफी ज्यादा बड़ी है। और वहीं पर एक लड़की झाड़ू फेर रही होती है तो वो वहाँ पर उसकी तरफ देखता है तो वो लड़की जो होती है वो वहाँ पर झाड़ू फेर रही होती है, सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर क्यों फंसा दिया गया, पता नहीं क्यों यहाँ पर मेरी ड्यूटी लगा दी गई। मैं कोई सर्वेंट तो नहीं हूँ, मैं यहाँ की एक डिसाइपल हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर एक सीनियर के घर की सफाई करने पर काम पर लगा दिया गया, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और कहती है कि उस कमीने उन हांग की वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि वो एक लड़का है, इसी वजह से वो चाहे जो मर्जी कर ले उसे कोई कुछ नहीं कहता। मैं एक लड़की हूँ, इसी वजह से जब मैं यहाँ पर कुछ करती हूँ तो वो मुझे यहाँ पर सजा देते हैं। फिर साथ ही उस लड़की की नजर वहाँ पर सामने कैंगली के ऊपर पड़ती है तो वो कैंगली को देखती है और वहीं पर खामोश हो जाती है। फिर साथ ही उससे पूछती है कि तुम कौन हो? कैंगली उसे कहता है क्या ये ब्लैक ड्रैगन सैंक्चम है? तो वो कहती है हाँ यही वो ब्लैक ड्रैगन सैंक्चम है। तो साथ ही वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो? तो बताया गया था कि मास्टर सू यहाँ पर अपने डिसाइपल के साथ आने वाले हैं। तुम्हारा कैंगली उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि मैं सही जगह के ऊपर ही आया हूँ। और ये सुनने के बाद वो लड़की जो होती है वहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब यह है कि यही वो सीनियर डिसाइपल है। और साथ ही उसके सामने अपना सर झुकाती है और कहती है कि वेलकम सीनियर ब्रदर। हमारा कैंगली जो होता है उसकी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने उसे यहाँ पर सीनियर ब्रदर नहीं कहा। और दूसरी तरफ से वो लड़की सोच रही होती है कि सीनियर ब्रदर ने यहाँ पर मुझे इस तरह की बुरी बातें करते हुए सुन लिया और जितने भी बाकी सीनियर ब्रदर हैं वो तो हमेशा जहाँ पर इस तरह की बातें सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा एरोगेंटली पेश आते हैं और हमें सजा देते हैं। और मुझे लगता है कि ये सीनियर ब्रदर भी यहाँ पर मुझे सजा देने वाला है। और साथ ही उसे कहती है प्लीज सीनियर ब्रदर मुझे माफ कर देना, मैंने यहाँ पर जो कुछ भी कहा उस कब के लिए मुझे माफ कर देना, मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं कहा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा कैंगली अपनी जूनियर सिस्टर के साथ किस तरह से व्यवहार करने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रेड रेस के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा कैंगली जो होता है वो ड्रैगन सैंक्चुरी में पहुंचता है तो यहाँ पर पहली एक लड़की होती है जिसका नाम उन रियोंग होता है। तो उन रियोंग वहाँ पर उसके सामने अपना सर झुकाकर माफी मांगती है क्योंकि उसने वहाँ पर उसके आने से पहले कुछ अजीब सी बातें की थी जिसकी वजह से उसे लगता है कि वो ज्यादा रूड हो गई और वो जो सीनियर्स जो है उससे पहले सीनियर्स उसे काफी ज्यादा तंग करते हैं इसी वजह से। तो हमारा कैंगली जो होता है उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर सब कुछ क्या कर रही हो लेकिन मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर से जा सकती हो। तो इस बात से वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं कि सीनियर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही वो सोच रहा था मुझे लगता है कि यहाँ पर ये लड़की पागल है जो इस तरह से बिहेव कर रही है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट दिन अगले दिन का दिखाया जाता है कि सुबह सुबह के वक्त उन रियोंग उसके लिए काफी सारा खाना लेकर आती है। तो वो कहती है कि सीनियर ब्रदर ये मेरी तरफ से प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम्हारा कैंगली उसे कहता है कि क्या तुम्हारे मास्टर ने यहाँ पर तुम्हें ये लाने के लिए कहा था? क्या तुम्हारे मास्टर ने कहा कि ये सारा खाना मुझे दिया जाए? तो वो कहती है नहीं ये मास्टर ने नहीं कहा था बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि कल तुमने मुझे बिल्कुल भी स्कॉल्ड नहीं किया था, ना ही तुमने मुझे कोई सजा दी थी, इसी वजह से मैं जो तुम्हें दे रही हूँ। हमारा कैंगली उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हो तो दोबारा ऐसा मत करना क्योंकि मुझे ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है और मैंने यहाँ पर तुम्हें कल ही कह दिया था कि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंगलियों उसे कहती है अच्छा ठीक है सीनियर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि मुझे लगता है कि ये सीनियर वैसा बिल्कुल भी नहीं है जो कि यहाँ पर जूनियर्स के साथ कोई ग्रज रखे या फिर उनसे बदला ले। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में हमारे कैंगली को दिखाता है कि वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। जब वो वहाँ पर अकेले प्रैक्टिस कर रहा होता है इसी के साथ ही मास्टर सू वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं कि कुनलून की मार्शल आर्ट्स तो ऐसे
बिल्कुल भी नहीं है जैसी तुम्हारी है। तुम्हारी मार्शल आर्ट्स तो बहुत ज्यादा ब्लड थर्स्टी है। आखिर कुनलुन के अंदर इतना ज्यादा ब्लड थर्स्टी बंदा कहां से आ गया? तो वो उसकी तरफ देखता और कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर कब आए? तो वो कहता है कि थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर आया था, लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपने किलिंग इंटेंट को कंट्रोल किया करो। तो कैंग ली उन्हें वहां पर ग्रीट करता है और साथ ही कहता है कि हेडमास्टर के साथ आपकी मीटिंग कैसी रही? तो वो कहता है कि ऐसे लगता है जैसे कितने सालों के बाद मैं यहाँ पर हेडमास्टर से मिला हूँ। काफी देर बैठकर हम दोनों ने काफी सारी गप्पे की, तुम्हारे बारे में बातें की। साथ ही वो पूछते हैं बेटा मुझे बताओ कि तुम्हें ये जगह कैसी लगी? क्या तुम्हें ड्रैगन सैंक्चुरी पसंद आई? यही वो जगह है जहाँ पर कभी तुम्हारे बाइली क्लैन के एंसेस्टर्स रह चुके हैं। तुम्हारी बाइली क्लैन से भी हमारे कुनलुन सेक्टर में काफी सारे डिसाइपल्स हुआ करते थे और वो लोग भी यहीं पर इस जगह पर रह कर गए हैं। तो हमारा कैंग ली कहता है कि इस जगह मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी है। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन यहाँ पर अकेले रहने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हमें कम से कम यहाँ पर 6 महीने या फिर हो सकता है कि 2 साल भी रहना पड़े। इसी वजह से तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि ये काफी ज्यादा लंबा वक्त होने वाला है और तुम्हारे पास यहाँ पर और कोई चॉइस भी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर अब एक मिशन के ऊपर जाने वाले हैं जिसमें हम लोग डीमन कल्ट के सभी लोगों को मारने वाले हैं। उनके जितने भी रेमिनेंट्स हैं सभी को खत्म कर देंगे। जैसे वो ये बात सुनता है फिर से उसकी बॉडी से उसका किलिंग इंटेंट रिलीज होता है। तो मास्टर सू से कहता है कि तुम फिर से यहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहे हो और इसी के साथ ही वहीं पर अपने आप को शांत करता है और कहता है कि नहीं मैं शांत हो गया हूँ। क्या वाकई में यहाँ पर सभी डिमोनिक कल्ट के लोगों को मारना चाहते हैं? तो वो कहते हैं हाँ ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो तुम यहाँ पर एक ना एक दिन अपने किलिंग इंटेंट को कंट्रोल करना सीख जाओगे। मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम यहाँ पर मेरा नाम खराब होने नहीं दोगे, क्योंकि तुम मेरे इकलौते डिसाइपल हो। तो तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरा नाम होने वाला है। तो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कभी काफी लंबा सफर मुझे तय करना है। तो मास्टर से कहता है कि हाँ तुम काफी ज्यादा समझदार भी हो गए और तुम्हारी बातें भी काफी ज्यादा बेहतर हो गई हैं। फिर साथ ही उससे पूछता है कि मास्टर अब कब जाने वाले हैं? तो वो कहता है कि मैं तकरीबन 10 दिन में यहाँ से निकलने वाला हूँ। कैंग ली उनसे कहता है तो फिर ठीक है मास्टर, अपने मिशन के ऊपर जाने से पहले यहाँ पर मुझे डिटेल गाइडेंस देकर चाहिएगा। अगले 10 दिन तक मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर एक मास्टर की तरह मुझे बहुत ही अच्छे से संभालिए और साथ ही मुझे मार्शल आर्ट्स की गाइडेंस भी दें। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं बच्चे, मैं यहाँ पर पूरी तरह से तुम्हें ट्रेन करूंगा। साथ ही नेक्स्ट दिन 10 दिन के बाद का दिखाया जाता है। दिन के बाद हमारे मास्टर जो होते हैं उसे वहां पर कुछ टेक्निक्स दिखाकर जाते हैं, जिसमें एक सोलर फ्लेयर स्टैंस टेक्निक होती है और साथ ही एम्बर रिफाइनमेंट टेक्निक होती है। तो वो कहता है कि ये स्पेशल टेक्निक है जो मास्टर मुझे यहाँ पर देकर गए हैं। कैंग ली वहां पर उन तीनों टेक्निक्स को पूरी तरह से मास्टर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये टेक्निक्स असल में बाइली क्लैन की टेक्निक्स ही होती हैं। तो वो कहता है कभी इन्हीं टेक्निक्स को यूज करते हुए हमारे एक बहुत ही पावरफुल मास्टर जो थे, हमारी बाइली क्लैन के एक मास्टर ने इन्हीं एल्डर्स के दरमियान में अपनी एक सीट पाई थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस थे अपनी टेक्निक्स की वजह से। जब यहाँ पर ह्यूमनली फायर स्किल्स को मास्टर करना होगा ताकि मैं यहाँ पर अपने बाइली क्लैन की हिस्ट्री को दोबारा से रीगेन कर सकूं, दोबारा से रीबाउंड कर सकूं। तो कैंग ली को यहाँ पर इस बार में अच्छी तरह से अंदाजा होता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो इननेट की है, जो उसकी बॉडी के अंदर किलिंग इंटेंट है, वो यहाँ पर इसको ये सब कुछ नहीं करने दे रहा, वो इसको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं बनने दे रहा। तो वो सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर इननेट की को कंट्रोल करना नहीं सीख पाया तो फिर मैं यहाँ पर पावरफुल तो बन जाऊंगा, लेकिन बिल्कुल एक मैड डीमन की तरह, यानी कि मैं एक परफेक्ट मास्टर नहीं बन पाऊंगा। इसी के साथ ही वो वहां पर सोचता है क्यों ना मैं यहाँ पर अपनी टीचिंग्स की बजाय कुनलुन की मार्शल आर्ट्स को भी आजमा कर देखूं। अगर मैं यहाँ पर कुनलुन की मार्शल आर्ट्स को आजमा कर देखता हूँ तो हो सकता है कि यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर जो किलिंग इंटेंट है उसको बाहर निकालने का कोई तरीका मिल जाए। तो इसी के साथ ही उनयोंग वहां पर उसके पास आती है और उसे कहती है सीनियर क्या तुम ठीक हो? तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम ठीक हो। तो वो कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था। तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा खाना लेकर आई हूँ। तो हमारा कैंग ली उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही वहां पर से आगे बढ़ जाता है। जबकि उनयोंग उसे कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा रैंक तुमसे बहुत ज्यादा लोअर है। हम लोअर रैंक के लोगों को यहाँ पर थैंक यू बोलते नहीं है। तो कैंग ली उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर जनरल कोर्टेसी के बारे में नहीं पता कि अगर हम लोग यहाँ पर किसी की मदद करते हैं या कोई हमारी मदद करता है तो हमें उसके बदले में थैंक यू तो बोलना पड़ता है। उनयोंग उसे कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम यहाँ पर जनरली मुझे थैंक यू बोल रहे हो? तो वो कहता है हाँ मैं तुम्हें जनरली यहाँ पर थैंक यू बोल रहा हूँ। तो इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर साथ ही वो पूछती है कि एल्डर कहाँ पर चले गए? मास्टर सू को थोड़ी देर पहले मैंने देखा था। तो कैंग ली उसे बताता है कि मास्टर सू जो है वो माउंटेन से नीचे चले गए हैं, उन्हें कुछ जरूरी काम था। तो उनयोंग उसे कहती है क्या फिर से बैंडिट्स ने अटैक कर दिया? तो कैंग ली उसे कहता है बेवकूफ कहेंगी, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मामूली से बैंडिट्स को पकड़ने के लिए हमारे मास्टर सू को वहां पर जाने की जरूरत है? क्या तुम्हें लगता है कि एल्डर वहां पर जाकर बैंडिट्स को पकड़ेंगे? तो वो कहती है हाँ मैंने इस बार में तो सोचा ही नहीं था। साथ ही हमारा कैंग ली उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला बैठकर क्या खाऊंगा, तुम भी यहाँ पर मेरे साथ क्यों नहीं बैठ जाती? हम दोनों बैठकर खाते हैं, हम दोनों खाना शेयर करते हैं। जबकि वहीं पर वो उसके सामने बैठ जाती है और उनयोंग वहां पर सोच रही होती है और कहती है मैं यहाँ पर ये सोच रही थी कि बाकी के सभी सीनियर्स की तरह काफी ज्यादा एटीट्यूड वाला होगा, लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छा है, ये उनके सब बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पर फॉर्मेलिटीज और रैंक्स को बिल्कुल ही वैसा नहीं समझता जैसा बाकी सीनियर समझते हैं। जबकि हमारा कैंग ली उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर कुछ सोचना है तो फिर तुम अपने दिमाग में सोचो ना, यहाँ पर इस तरह की बात मत करो कि मैं भी यहाँ पर उसको सुन सकता हूँ। तो वो कहती है प्लीज मुझे माफ करना, क्या तुमने मेरी बातों को सुन लिया? इसी के साथ उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक मैसेज भी देना चाहती हूँ और वो मैसेज दिया है कि कल दोपहर के वक्त हम सभी
लोगों को अरीना में पहुंचना होगा। तो कैंगली उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अरीना में पहुंच जाऊंगा। जबकि वो हैरान होकर उसे कहती है क्या तुम इस बारे में नहीं जानना चाहते कि अरीना में क्यों बुलाया जा रहा है, अरीना में तुम्हारा क्या काम है। तो हमारा कैंगली उसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं जानना। जबकि वो उसे कहते हैं कि हमारे हेड मास्टर जो है अरीना में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जितने भी डिसाइपल्स हैं, चाहे वो छोटे या लोअर रैंक के हो या फिर हायर रैंक के सीनियर्स, सभी को वहां पर अरीना में इकट्ठा होना होगा। तो कैंगली उसे कहता है कि तुम्हारा मतलब यह है कि तुम जहाँ पर हेड मास्टर की बात कर रही हो कि वो जहाँ पर सभी से बात करने वाले हैं, क्या तुम जहाँ पर मास्टर चियोंगजिन की बात कर रही हो। तो वो कहती है हाँ, मैं यहाँ पर मास्टर चियोंगजिन की बात कर रही हूँ। तो कैंगली उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तो फिर चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। तो वो कहती है लेकिन अभी मेरा खाना खत्म नहीं हुआ। तो कैंगली उसे कहता है नहीं, हमारे दरवाजे के ऊपर एक बहुत ही डिस्टिंग्विश गेस्ट है जो कि अंदर आना चाहता है, तो इसी वजह से हमें यहाँ पर टेबल क्लियर करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो कहते हैं लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर साथ ही वहाँ पर दरवाजे के ऊपर नॉक होती है। तो वो कहती है कि ये क्या, दरवाजे के ऊपर कौन आ गया। तो ग्रैंड मास्टर वहाँ पर उसके दरवाजे के ऊपर आए होते हैं। तो अंदर आने के बाद उसे कहते हैं क्या तुम ही वो लड़के कैंगली हो जो कि बाइली सेक्टर का इकलौता बचा हुआ सर्वाइवर है। तो कैंगली से कहता है कि हाँ, मैं ही वो डिसाइपल हूँ। जबकि उनरियोंग वहाँ से भाग जाती है और कहती है चलो ठीक है, मैं बाहर जाकर वेट करती हूँ, और वहाँ पर से चली जाती है। जबकि हेड मास्टर जो होते हैं वो कैंगली के सामने आकर बैठ जाते हैं और कैंगली सोच रहा होता है कि हेड मास्टर यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आया होगा, इसे मुझसे क्या चाहिए। तो ग्रैंड मास्टर वहाँ पर बात करना स्टार्ट करते हैं और उसे कहते हैं तो फाइनली 2 साल गुजर चुके हैं, तुम्हें मास्टर सू का डिसाइपल बने हुए 2 साल गुजर गए हैं, प्लीज मुझे माफ करना। तुम्हारे यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर तुमसे पहले मिलने के लिए नहीं आ सका। अब मैं यहाँ पर बिजी होने का बहाना बनाऊंगा, तुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन प्लीज मुझे माफ करना। तुम्हारा कैंगली उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर आपसे ये कहना चाहिए कि मुझे आपसे मिलने के लिए आना चाहिए था, आपको यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आने के लिए माफी मांगनी पड़े। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि अब जबकि हम सभी लोगों के रास्ते एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ पास्ट की बात नहीं करेंगे। पास्ट में हमारे सेक्टर को तुम्हारे सेक्टर की मदद करने के लिए आना चाहिए था, या फिर वहां पर क्या होना चाहिए था, मैं इस बार में तुमसे बात नहीं करूंगा। यहाँ पर ग्रैंड मास्टर्स के साथ और ज्यादा क्या बात करेंगे, और साथ ही कल दोपहर को यहाँ पर अरीना में क्या अनाउंसमेंट होने वाली है उसके बारे में भी हम लोग अगली एपिसोड में जानेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रेड रेस की एपिसोड 08 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट टाइम मैंने आपके कमेंट्स देखे तो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि ये सीरीज़ बोरिंग है और इसे छोड़ दिया जाए, लेकिन मेरा दिल है कि इसको कंप्लीट किया जाए क्योंकि इसके चैप्टर्स काफ़ी कम हैं, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है तो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो फिर चलें इसको पूरा कर ही देते हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ग्रैंड मास्टर जो होते हैं हमारे कैंगली से मिलने के लिए आते हैं और उसके रूम में आकर बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना कि मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सका, क्योंकि तुम्हारे सेक्टर की तबाही के वक्त उस वक्त हम लोग वहाँ पर नहीं थे और ना ही तुम्हें आकर बचा सके, और उसके बाद अब यहाँ पर तुम अकेले बचे और तुमसे मिलने के लिए मैं नहीं आ सका। तो फिर साथ उसे कहते हैं बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कैसा लगा। तो वो कहता है कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है, ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है। तो ग्रैंड मास्टर उससे पूछते हैं फिर मुझे ये बताओ कि कुनलुन सेक्टर के बारे में तुम क्या सोचते हो। तो वो कहता है कुनलुन सेक्टर के बारे में ये सोचता हूँ कि यहाँ पर फ्रेश एयर है। तो ये बात सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं सोचा कि कुनलुन के बारे में कोई इस तरह से भी कहे। ग्रैंड मास्टर उससे पूछता है कि तुमने यहाँ पर इसको फ्रेश एयर क्यों कहा। तो हमारा कैंगली उन्हें बताता है कि मुझे यहाँ पर ये बिल्कुल बर्फ जैसा लगता है, क्योंकि मैं अपने मास्टर के साथ बोंगवा में था और वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती थी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे मास्टर ही थे, हम दोनों अकेले वहां पर रहते थे और वहां पर बर्फ के ऊपर हमारे फिंगरप्रिंट्स होते, सॉरी पाँव के प्रिंट्स होते थे, लेकिन उसके बाद तो मिट जाते थे क्योंकि और ज्यादा बर्फ पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं और जहाँ पर वैसी बर्फ बिल्कुल भी नहीं गिरती, लेकिन यहाँ पर फ्रेश एयर है, उससे काफी ज्यादा अलग है। ग्रैंड मास्टर से कहता है कहीं तुम बहुत ज्यादा अकेलापन तो मैं नहीं महसूस करते। तुम्हारा कैंगली कहता है नहीं सर, मैं बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं करता। फिर साथ ही ग्रैंड मास्टर जो होते हैं उससे यहाँ पर उसके मास्टर सू के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर सू जो है वो हमेशा से बहुत ही यूनिक रहे हैं और आज से पहले उनका कोई डिसाइपल भी नहीं था, तुम उनके इकलौते और पहले डिसाइपल हो और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर उनके पास से काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। मुझे लगता है कि तुमने मास्टर सू के पास से कुछ खूबियां भी उधार ले ली हैं, यानी कि तुम्हारे मास्टर से तुमने काफी कुछ सीखा है, जो कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी बातों में पता चल रहा है। साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पावर्स हैं उसके बारे में मुझे पता चला। मास्टर सू ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, हम लोगों ने तुम्हारे बारे में डिस्कस किया कि तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारा किलिंग इंटेंट है, जो कि यहाँ पर डिमोनिक कर्ल के बारे में बात सुनते ही उसी वक्त एक्टिवेट हो जाता है। क्या तुम उस सब कुछ यहाँ पर कंट्रोल कर पाओगे? लेकिन तुम्हारी एनर्जी जो है इसी तरह से वेस्ट हो रही है और मुझे लगता है कि ये वाकई में बहुत ही बड़ी समय की बर्बादी और साथ ही टेक्निक और एनर्जी की बर्बादी है कि तुम यहाँ पर उसको ठीक तरह से मास्टर नहीं कर पा रहे। क्यों ना तुम यहाँ पर कुनलुन की एनर्जी टेक्निक्स को मास्टर करो, वो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, जिसके साथ तुम यहाँ पर अपनी की को मैनिपुलेट कर पाओगे। तो हेड मास्टर से कहता है कि वैसे तुम यहाँ पर एक एल्डर के डिसाइपल बनने के बाद कुनलुन के डिसाइपल बन चुके हो, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर एक एल्डर की पोजीशन चाहिए क्योंकि तुम सीनियर जनरेशन
जनरेशन में से हो तो तुम्हारे जैसे स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर एल्डर्स बन जाते हैं, और तुम्हें अगर यहाँ पर पोजीशन चाहिए तुम्हें कम से कम यहाँ पर कुनलुन की मार्शल आर्ट्स को सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ की एक रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर हमें मार्शल आर्ट्स को सीखना ही पड़ता है, तभी हम लोग यहाँ पर तुम्हें एक एल्डर बना सकते हैं। इससे पहले हमारे पास जितने भी एल्डर्स हैं उन सभी लोगों ने यहाँ पर कुनलुन की मार्शल आर्ट्स को लाजमी तौर पर सीखा हुआ था, क्योंकि इसको सीखना रिक्वायर्ड है, इसी वजह से अब तुम्हें भी यहाँ पर इसको सीखना पड़ेगा। बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ये कर लोगे। और साथ ही हमारा कैंगली उनसे कहता है कि जी सर मुझे इस बारे में पता है, मास्टर ने मुझे इस बारे में बताया था, लेकिन मुझे यहाँ पर पोजीशंस के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर पोजीशंस के लिए आया हूँ? हेड मास्टर उसकी बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और उसे कहते हैं कि क्या वाकई में तुम यहाँ पर एक पोजीशन नहीं चाहते, क्या तुम एल्डर नहीं बनना चाहते? तो कैंगली उनसे कहता है कि नहीं मास्टर ऐसी बात नहीं है, अगर मैं यहाँ पर एक एल्डर नहीं भी बन पाता इसके बावजूद मैं कुनलुन का एक डिसाइपल तो रहूंगा ही, क्योंकि मैं मास्टर सू का डिसाइपल बन चुका हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैं कुनलुन का भी डिसाइपल हूँ। तो ग्रैंड मास्टर उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहता है कि मुझे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ दोबारा बैठकर बातें कर सकूंगा, काश तुम्हारे पास टाइम और तुम मुझसे मिलने के लिए आओ, तब हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। और इसी के साथ ही उसे वहां पर ये कहकर चले जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज मुझसे मिलने के लिए जरूर आना, अगली बार मैं यहाँ पर तुम्हें चाय पिलाऊंगा। और वो वहां पर से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद हमारा कैंगली सोच रहा होता है कि ये बंदा यहाँ पर क्या करने के लिए आया था। हेडमास्टर जब तक यहाँ पर बैठे रहे मुझे उनकी बातों से काफी कुछ अजीब लग रहा था, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब चल रहा है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें डिसाइपल्स का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो डिसाइपल्स होते हैं जूनियर सेकंड जनरेशन के डिसाइपल्स होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहां पर उनका सीनियर जो होता है जो कि एल्डर बनने के करीब है वो उनके साथ उनके सामने खड़ा होता है और उन सभी को वहां पर ट्रेनिंग दे रहा होता है, लेकिन सभी की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और सभी लोग ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। तो उनका एल्डर जो होता है उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा किया, तुम सभी लोगों को रोजाना यहाँ पर इसी रूटीन को फॉलो करना है। अगर तुम लोग इसी तरह से यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करते रहोगे तब तक ट्रेनिंग करते रहो जब तक तुम यहाँ पर अपनी आखिरी सांस ना ले रहे हो, जब तक तुम यहाँ पर मर नहीं जाते। सभी लोग वहां पर यही सोच रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर पूरे 1 और साल के लिए इसी तरह की ट्रेनिंग करनी होगी, इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद तो हम सभी लोग वाकई में ना मर जाएं। तब किसी के साथ ही उनरियोन जो होती है वहां पर से उठकर वापस जाने लगती है। तो उसकी दोस्त से कहती है कि तुम कहां पर जाने वाली हो, क्या तुम फिर से उसी लड़के के पास जाने वाली हो सीनियर जो कि बाइली क्लैन से यहाँ पर आया है? तो उनरियोन उसे कहती है कि हाँ ये काफी ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मुझे वहां पर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी वहां पर ड्यूटी लगाई गई है। वो सीनियर हर वक्त प्रैक्टिस करता रहता है और वो रहता भी ड्रैगन सैंक्चुरी में बिल्कुल अकेला है और हर वक्त प्रैक्टिस करने की वजह से उसे चोटें लगती रहती है और साथ उसे भूख भी लगती है। तो इसी वजह से मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ कि उसके लिए खाना लेकर जा सकूं। तो उसकी दोस्त से कहती है कि वाकई में क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसके पास से कुछ मार्शल आर्ट्स भी सीख सकती हो, क्योंकि वो भी तो यहाँ पर एक सीनियर है, क्या तुम उसके पास से नहीं सीख सकती? तो वो कहती है नहीं, इस बारे में तो सोचना मत, क्योंकि वो हमेशा अकेले ही काम करता है, वो अकेले ही वहां पर ट्रेनिंग करता है और मुझे तो वहां पर देखने भी नहीं देता, तो बस वहां पर उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ। उसी के साथ ही उनरियोन से कहती है कि मुझे लगता है कि वो सीनियर कैंगली जो है वो बिल्कुल एक पत्थर की तरह है, यानी कि वो पत्थर का बना हुआ है, या फिर ऐसे लगता है जैसे मैं जब उससे बात कर रही होती हूँ, जैसे मैं किसी ट्री के साथ बात कर रही हूँ, किसी पेड़ पौधे के साथ बात कर रही हूँ जो कि आगे से बोल ही नहीं सकता। और उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ पर उसे सर्व तो करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही हमारा कैंगली उसके पीछे खड़ा होता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? तो बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है हाँ सीनियर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और बाकी के सभी लोग भी उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन है, इसी वजह से ये उनका सीनियर है। तो उनरियोन से कहती है कि सीनियर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तो वो कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर से अरीना की तरफ जा रहा था, तुमने तो कहा था कि दोपहर के वक्त अरीना में जाना है, जबकि बाकी के सभी लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, इतना यंग सीनियर कैसे हो सकता है और यहाँ पर उनरियोन का इसके साथ क्या रिलेशन है? दोनों को देखकर लगता है काफी ज्यादा करीब है। तो उनरियोन से कहती है कि सीनियर प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हें वहां पर लेकर चलती हूँ, मैं तुम्हें अरीना में लेकर चलती हूँ। जबकि हमारा कैंगली से कहता है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही वहां पर चला जाऊंगा। और उनरियोन भागती हुई उसके पीछे आती है और उसे कहती है प्लीज यहाँ पर इस बात को गलत मत समझना, मैं तुम्हारे बारे में जो भी बातें कर रही थी उन सभी को गलत मत समझना। और बाकी के सभी लोग वहां पर अभी भी उन दोनों के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जब किसी के साथ उसकी दोस्त जो होती है वो भी उसके पीछे जाने लगती है। जब वो उसके पीछे जाने लगती है तो वहां पर बाकी के जो डिसाइपल्स होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम कहां पर जा रही हो, यहीं पर रुको, अभी यहाँ पर हमारा बिजनेस पूरा नहीं हुआ। और वो लोग जो होते हैं वहां पर उस लड़की को रोक लेते हैं। तो दोपहर के वक्त जहां पर अरीना में मास्टर उनसे बात करने वाले थे तो ग्रैंड मास्टर सभी लोगों को वहां पर बुलाकर उन्हें एक बात बताते हैं कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर सैम चियोन स्वर्ड्समैन का टेस्ट होने वाला है और उस कंपटीशन में वो हर एक लड़का जो कि 30 साल से कम उम्र का है वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है। इसलिए यहाँ पर तलवारबाजी जरूरी है, अगर वो यहाँ पर इस तलवारबाजी के कंपटीशन को जीत जाता है तो वो वैनगार्ड की ड्यूटी का हासिल कर सकता है, वो भी जोंगजान में। फिर डिसाइपल्स जो होते हैं वहां पर ग्रैंड मास्टर की बात सुनने के बाद वापस आकर मेस में बैठे होते हैं, वहां पर बैठकर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, वहां पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें। ग्रैंड मास्टर ने तो यहाँ पर अनाउंस कर दिया कि जो भी 30 साल से कम उम्र का तलवारबाजी कर सकता है वहां पर इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है, तो क्या हमें वहां पर जाना चाहिए? क्योंकि हमारा कैंगली भी वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर अभी भी आया हूँ और अभी यहाँ पर आते ही यहाँ पर इन लोगों ने एक कंपटीशन के बारे में अनाउंसमेंट कर दी कि यहाँ पर दोबारा कंपटीशन होने वाला है सैम चियोन की स्वर्ड्समैनशिप का। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दी की
की जा रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस सेक्टर में आने के बाद काफी कुछ अजीब लग रहा है। हेडमास्टर जो है वो कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रहे हैं और इसी के साथ ही वो कहता है कि सबसे वैसे मेरा क्या ताल्लुक है। जब वो वहां पर बड़े आराम से बैठा होता है, इसी के साथ एक लड़का उसके पास आता है जो भी फर्स्ट जनरेशन का एक डिसाइपल होता है। वो उसके पास आता है और उसे कहता है क्या तुम्हारा नाम कैंगली है, क्या तुम बाई क्लैन से हो। तो कुनलुन के फर्स्ट जनरेशन का डिसाइपल जिसका नाम जिनवी होता है वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुम वाकई में बाई ली क्लैन के आखिरी बचे हुए मेंबर कैंगली हो। तो हमारा कैंगली उसे बताता है कि हाँ मैं वही हूँ। इसके साथ ही जिनवी उसके पास ही बैठ जाता है और कहता है कि चलो इसको एग्जामिन करके देखते हैं कि कल कुछ मेरे काम आएगा या फिर मेरे खिलाफ होने वाला है। जहाँ पर हमारी एपिसोड 08 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक फर्स्ट जनरेशन का डिसाइपल जिनवी जो होता है वो कैंगली के पास आकर बैठ जाता है और उसे आकर आंक रहा होता है कि वो किस किस्म का इंसान है। जब कैंगली पहले उसे बैठने के लिए कहता है तो उस वक्त वो समझ जाता है कि ये बहुत ज्यादा पोलाइट है और बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है और उसके पास बैठते हुए उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर नए आए हो, अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हो तो तुम मास्टर च्योंग सो के डिसाइपल हो। है कि हम लोग पहले यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिले और इसी के साथ ही उसे अपना बुद्धिस्ट नाम बताता है कि उसका नाम जिन है, उसके नाम के साथ जिन आता है। तो हमारा जो कैंगली होता है उसका नाम सुनने के बाद सोच रहा है कि इसका मतलब यह है कि ये कुनलुन का पर्सनल डिसाइपल है और यहाँ पर ये ऑफिशियल डिसाइपल है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुनलुन का बुद्धिस्ट नाम भी दिया गया है, जिसकी वजह से इसके नाम के साथ जिन लगा हुआ है। हमारा कैंगली जो होता है वो तो यहाँ पर पहली ज्यादा नई बात करता है, इसी वजह से वो सामने जिनवी जो होता है उसे कहता है क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। तो वो कहता है कि मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा। तो जिनवी से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि तुम ब्लैक ड्रैगन सैंक्चुअरी में बिल्कुल अकेले रहते हो। तुमने वहां पर जूनियर्स की ट्रेनिंग के बारे में सोचा है कि तुम वहां पर जूनियर्स को ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि तुम भी तो अब यहाँ पर एल्डर की जगह के ऊपर ही हो। कैंगली से कहता है कि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, ना ही मुझे सब में कोई इंटरेस्ट है। तो ये बात सुनने के बाद जिनवी उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि चलो बहुत ही अच्छी बात है और उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, अब जबकि तुम यहाँ पर आए हो प्लीज यहाँ पर रेस्ट करो, उसके बाद हम लोग फिर मैं आराम में बैठकर बात करेंगे। फिर करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर रेस्ट करने का मौका मिले, क्योंकि बाद में तो यहाँ पर बहुत ज्यादा काम होने वाला है। तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर एल्डर ने उस तलवारबाजी के कंपटीशन की अनाउंसमेंट कर दी है। हम सभी लोग क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के डिसाइपल है तो हम सभी लोगों की यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उस कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करें। ठीक है, साथ ही वो इतना कहकर वहां पर चला जाता है, जबकि हमारा कैंगली सोच रहा होता है कि अब पता नहीं इसका क्या मसला था और यहाँ पर उनसे बात करने के लिए क्यों आया था। और इसी के साथ ही कैंगली वहां पर से वापस अपने घर में आ जाता है और वहां पर आकर फिर से बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है और उसकी की पावर जो होती है उसको बिल्कुल भी स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा था। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर की पावर को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा, जिस तरह से मास्टर ने मुझसे कहा था। मुझे लगता है कि मुझे इस तरह यहाँ पर कुनलुन की टेक्निक्स को सीखना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो की पावर है वो मुझे यहाँ पर डिवावर कर दे और उसके बाद मैं एक मैड डीमन बन जाऊं, क्योंकि मेरी किलिंग इंटेंट जो वो इतनी खतरनाक तरीके से रिलीज होती है कि एक ना एक दिन मैं यहाँ पर उस किलिंग इंटेंट के साथ कुछ गलत कर बैठूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर से लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ता है। तो जब वो लाइब्रेरी की तरफ जा रहा होता है, इसी के साथ एक लड़की उसे रास्ते में रोकती है और कहती है मेरा नाम उनसियोन है। तो वो उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाता है और कहता है क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। तो उनसियोन उसे कहती है कि सर क्या आप मेडिकल सेंटर में जा रहे हैं, क्या आप उनरियोन से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो वो कहता है कि नहीं मैं उससे मिलने के लिए नहीं जा रहा। तो ये बात सुनने के बाद वो कहती है अच्छा तो ये बात है। फिर साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है और वहां पर से चली जाती है। जब वो वापस चली जाती है तो हमारा कैंगली सोच रहा था कि यहाँ पर से मुझसे उनरियोन के बारे में क्यों पूछ रही थी और मैं मेडिकल सेंटर में उससे मिलने के लिए क्यों जाऊंगा। लगता है कि उसकी वहां पर कोई ड्यूटी लगी होगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा ट्रबल काज करती है, इसी वजह से हो सकता है कोई मसला हुआ हो। और इसी के साथ ही हमारा कैंगली इस बात को इग्नोर करते हुए सीधा लाइब्रेरी में चला जाता है और वहां पर जाकर अपने लिए काफी सारी बुक्स निकालता है और सभी बुक्स को अपने सामने रखकर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे इनमें से कौन सी बुक को चूज करना चाहिए। तो वहां पर एक बुक होती है जिसका नाम ट्विन ड्रैगन गाइड होता है, साथ ही वहां पर एक और टेक्निक होती है। कैंगली वहां पर से दो टेक्निक्स को याद करना स्टार्ट करता है, क्योंकि कुनलुन के रूल्स के मुताबिक आप लाइब्रेरी के अंदर से बुक्स को बाहर लेकर नहीं जा सकते। इसी वजह से उसे वहां पर पूरी रात बैठना पड़ता है, पूरी रात वहीं पर बैठकर वो उन बुक्स को पढ़ता है ताकि वहां पर उनको अच्छी से याद कर सके। और सुबह के वक्त वो वहां से बाहर निकलता है और बाहर आने के बाद वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इन टेक्निक्स के अंदर कुछ अल्टरेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये टेक्निक्स जो है यहाँ पर मेरी बाइली क्लैन की मार्शल आर्ट्स के साथ बिल्कुल फिट नहीं बैठती। तो जैसे ही वहां पर से वापस की तरफ आ रहा होता है, इसी के साथ ही रास्ते में फिर से उसे उनसियोन दिखाई देती है। तो उनसियोन उसके सामने वहां पर सर झुकाती है और उसे ग्रीट करती है। तो वो कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा मेहनत कर रही हो, आज सुबह सुबह के वक्त कहां पर जा रही हो। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ता है, क्योंकि उसे कुछ महसूस होता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे चेक करता है और कहता है कि ये क्या तुम्हारे हाथ के साथ क्या हुआ। यहाँ पर तुम्हारे हाथ के साथ नहीं बल्कि तुम्हारी बॉडी के साथ यहाँ पर कोई मसला है। और इसी के साथ ही वहीं पर खड़े खड़े उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि तुम्हारी बॉडी को यहाँ पर इस तरह से दर्द हो रहा है जैसे कि तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया हो। मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ प्रैक्टिस की वजह से हुआ है। जबकि उनसियोन उसे कहती है कि कल प्रैक्टिस के दौरान मैंने एक स्पार मैच किया था अपने सीनियर ब्रदर के साथ और उस फाइट के दौरान मैं जख्मी हो गई थी। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि फ्रेंडली स्पार मैच जो कि दो डिसाइपल्स के दरमियान हो, उसमें यहाँ पर किसी को इतनी बुरी तरह से चोट तो बिल्कुल भी नहीं लगती जिस तरह से तुम्हें चोट लगी है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बुरी तरह से पीटा गया है।
है। तो हमारा कैंगली उसे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर फिर से उनरियोंग को मिलने के लिए जा रही हो। तो वो कहती है हाँ मैं उसी मिलने के लिए जा रही हूँ। तो वो कहता है मुझे बताओ कि मेडिकल सेंटर कहाँ पर है, मैं भी उससे मिलने के लिए जाने वाला हूँ। तो वो कहती है लेकिन सर आप यहाँ पर उससे मिलने के लिए क्यों जाएंगे। तो वो कहता है कि मैं उससे मिलने के लिए क्यों नहीं जाऊंगा। और साथ ही वो अपनी एनर्जी को भी रिलीज कर रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो मेडिकल सेंटर में, इसका मतलब यह है कि उससे भी मार पड़ी है और वो भी वहां पर बिस्तर के ऊपर पड़ी होगी। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है मैस का दिखाया जाता है, जहां पर जिनवी जो होता है एक दूसरे डिसाइपल के पास बैठा होता है और उसे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम्हें ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तो ये एक एल्डर है जो कि डिसाइपल्स को वहां पर ट्रेनिंग देता है और उसी का एक डिसाइपल है जो कि यहाँ पर जिससे इन लोगों ने ये काम करवाया है, उनरियोंग और उनसियों दोनों को यहाँ पर बुरी तरह से इन लोगों ने पिटवाया है। जिनवी यहाँ पर जानबूझकर करवा रहा होता है, जिनवी यहाँ पर इसको यूज करके इससे ये काम करवा रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पर जूनियर डिसाइपल्स को कंट्रोल करना चाहता है और उसने कहा था कि जाकर उन सभी को बुरी तरह से पीटो ताकि सभी को अच्छी तरह से पता हो कि यहाँ पर किसका राज चलता है। यहाँ पर जिनवी जो कि आगे एल्डर बनने वाला है उसके ऑर्डर्स को कभी भी अनफॉलो नहीं करना। जबकि दूसरा लड़का जो होता है वहां पर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और उसे कहता है कि सीनियर क्या ये वाकई में ओके रहेगा। उस लड़की को बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया है, उनरियोन इस वक्त हॉस्पिटल में है, अगर डॉक्टर्स उसके बारे में आकर चेक करते हैं और हेडमास्टर को इस बारे में पता चलता है तो फिर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी ना। जिनवी उसे कहता है कि नहीं तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरे मास्टर वाइस मास्टर हैं, मेरे मास्टर यहाँ पर सारी बात को संभाल लेंगे। और वैसे भी यहाँ पर तो जो कुछ भी हो रहा था वो सारे का सारा एक स्पार मैच था। स्पार मैचिंग के दौरान अगर उस लड़की को चोट लग भी गया तो इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर कुनलून में हम लोग इस तरह के स्पार मैचेस करते रहते हैं और तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो लड़का कहता है ठीक है सर मैं यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। ऐसे मुझे लगता है कि हेडमास्टर को इस बारे में रिपोर्ट तो पहुंच जानी चाहिए। तो जिनवी से कहता है कि नहीं इस वक्त हमारे सेक्टर की हालत काफी ज्यादा खराब है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि डीमन कल्ट के साथ वार की वजह से हमारे सेक्टर की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और ऊपर से हमारे हेडमास्टर जो है उन लोगों ने यहाँ पर सैमचियोन के स्वर्ड्समैन्स की पॉलिसी को नाफिज कर दिया और यहाँ पर बहुत ही जल्दी कंपटीशन होने वाला है। इसी वजह से हेडमास्टर को तंग करना ठीक नहीं है, जैसा चल रहा है बिल्कुल वैसा ही चलने दो, बैकग्राउंड में मैं तुम्हें सपोर्ट देता रहूंगा। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहां पर उनरियोन बिस्तर के ऊपर बेहोश पड़ी होती है और हमारा कैंगली उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और जाकर उसे देखता है। जब उसकी हालत देखता है तो वो कहता है कि इसको तो बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया है, इस लड़की को यहाँ पर टाइम के ऊपर नहीं लाया जाता और इसको ट्रीट नहीं किया जाता तो मुझे लगता है कि ये वहीं पर मर जाती या फिर हमेशा के लिए क्रिपल हो जाती। शुक्र है कि कोई किसी यहाँ पर टाइम के ऊपर हॉस्पिटल में ले आया। अब मुझे जल्दी से बताओ कि हुआ क्या, इस लड़की के साथ ये सब कुछ किसने किया। और इसी के साथ ही उनसियोन उसे सारी बात बता देती है कि यहाँ पर क्या हुआ। उनसियोन उसे बताती है कि मैं और उनरियोंग हम दोनों एक दूसरे के दोस्त है, लेकिन हम दोनों को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। उनरियोंग को स्पेशली लोग ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा लाउड है, वो किसी भी काम को किसी भी अनजस्टिस को देखते हैं तो उसके खिलाफ आवाज उठाती है और हमेशा यहाँ पर दूसरों को डिस्क्रिमिनेट करती रहती है, जिसकी वजह से सीनियर्स और दूसरे डिसाइपल्स हैं वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और वो हमेशा इससे बहुत ज्यादा जेलस होते हैं क्योंकि इसके टैलेंट्स काफी ज्यादा रिमार्केबल है, ये बहुत ही तेजी के साथ सीखती है, लेकिन इसी वजह से यहाँ पर इसे सीखने का मौका भी कम दिया जाता है और यहाँ पर अक्सर इसे दूसरे क्वार्टर्स की सफाई के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन कल हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि डिसाइपल जो था उसने हमारे साथ फाइट की, वो फाइट बिला वजह ही थी, उसने बिला वजह हम दोनों को बहुत ही बुरी तरह से पीटा और उनरियोंग क्योंकि मुझे बचाना चाहती थी इसी वजह से उसने इसे और भी बुरी तरह से पीटा। तो हमारा कैंगली उसे पूछता है बताओ कि उस डिसाइपल के साथ क्या हुआ, क्या उसे कोई सजा मिली। तो वो कहता है नहीं उसे सजा क्यों मिलेगी क्योंकि उस लड़के का नाम उनहांग है और वो जहां पर जो ऑफिसर हैं यानी कि जो हमारे इंस्टिगेटर हैं, जो हमारे एल्डर हैं, जो हमें सिखाते हैं, वो उसका पर्सनल डिसाइपल है। हमारा कैंगली इसकी बात समझ जाता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि जहां पर कोई एल्डर अपने डिसाइपल को फेवर दे रहा है, जिस तरह से मेरे मास्टर सू जो है वो मुझे फेवर देने की कोशिश करते हैं और मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, इसी तरह से उनहांग के साथ भी उसका मास्टर जो अच्छा व्यवहार करता होगा और उसे यहाँ पर उसने खुली छूट दी है ताकि वो जिसके साथ जो चाहे वो कर सकता है और उसे यहाँ पर सजा भी नहीं दी जाती। कैंगली उससे पूछता है फिर मुझे उसके मास्टर के बारे में बताओ कि उसका मास्टर कौन है। तो वो उसे कहती है सर मैं इस बारे में नहीं बता सकती क्योंकि फिर यहाँ पर काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी और हम लोग यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो कैंगली से कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ कि वो किसका डिसाइपल है। इसके साथ ही उनसियोन उसे बता देती है कि वो जिनवी का डिसाइपल है। जिनसान जो कि हमारा इंस्ट्रक्टर है जो हमें ट्रेनिंग देता है वो जिनवी के नीचे काम कर रहा है और हमारे इंस्ट्रक्टर के सामने उनहांग ने हम दोनों को बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। कैंगली से कहता है तो फिर ठीक है तुम यहीं पर रेस्ट करो और अपना ट्रीटमेंट करवाओ, मैं जाकर जिनसान से डायरेक्टली बात करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं जाकर जिनवी से भी इस बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कैंगली क्या वाकई में जाकर उससे बात करने वाला है, तो क्या जाकर उसे सजा देगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रेड रेस के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा कि कैंगली को पता चलता है कि उन रियोंग के साथ ये सब कुछ किसने किया है और उनके जो इंस्ट्रक्टर थे जिनसान, उसके सामने ये सब कुछ हुआ था। तो वो जिनसान से बात करने के लिए वहां पर से निकल पड़ता है और यहीं पर इंस्ट्रक्टर जिनसान को दिखाते हैं कि वो अपने डिसाइपल को ट्रेनिंग दे रहा था और उनसे पूछता है कि उन रियोंग और उन सियोंग दोनों कहाँ पर हैं। तो एक लड़की उसे बताती है कि वो दोनों यहाँ पर नहीं आई, वो दोनों इस वक्त मेडिकल हॉल में ट्रीटमेंट ले रही है। तो वो कहता है कि वाकई में मेडिकल हॉल में। फिर साथ ही वो कहता है ठीक है तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी अपनी ट्रेनिंग करो। वो लोग जब ठीक हो जाएंगी तो वो दोनों यहाँ पर वापस आ जाएंगी। इसी के साथ ही वो सभी डिसाइपल्स को वहां पर फॉर्म बताता है कि कैसे तुम सभी ने ट्रेनिंग करनी है और सभी लोग वहां पर अपनी अपनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं और जिनसान उनको देख रहा होता है। इसी के साथ ही हमारा कैंगली उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। और इस बात से जिनसान काफी हैरान होता है कि ये अचानक से मेरे पीछे कहां पर से निकल आ रहा है, मैं इसे बिल्कुल सेंस भी नहीं कर पाया। तो कैंगली उसके पास आता है और उसे कहता है डिसाइपल्स तो काफी अच्छे से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, लगता है कि तुमने अपने डिसाइपल्स को बहुत ही अच्छे से सिखाया कि किस तरह से यहाँ पर अपनी टेक्निक को एडवांस करना और किस तरह से अपनी एनर्जी को गैदर करना है। तो जिनसान उसे कहता है कि अब तुम कौन हो। तो उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम कैंगली है। तो ये बात सुनने के बाद जिनसान उसे कहता है क्या तुम वो डिसाइपल हो जिसे बाइली क्लैन से यहाँ पर लेकर आया गया है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है और मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आने ही वाला था, लेकिन क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा पैक्ड है, मुझे अब डिसाइपल्स को स्टडी करवानी होती है और उन्हें ट्रेनिंग करवानी होती है, इसी वजह से। तो हमारा कैंगली उसे कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए पहले आना चाहिए था। साथ ही जिनसान वहां पर सोच रहा था कि सीनियर जिनवी ने मुझे इसके बारे में बताया था कि ये बहुत ही शांत मिजाज और बहुत ज्यादा ठंडे मिजाज का आदमी है और ठीक तरह से बात भी नहीं करता, लेकिन यहाँ पर तुझे मेरे साथ काफी सारी बातें कर रहा है। तो वहां पर बातें करते करते हमारा कैंगली उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर इनमें से कुछ डिसाइपल्स कम हैं। तो जिनसान उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर कुछ डिसाइपल्स कम हैं। कैंगली उसे कहता है क्या उनकी तबीयत खराब है क्योंकि वो यहाँ पर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। तो जिनसान उसे कहता है कि इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर इस बात से क्या लगे कि वो लोग यहाँ पर क्यों है या नहीं है। तो जब वो वहां पर उसे इस तरह की बात करता है तो हमारा कैंगली उसे कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर खुद चेक करने के लिए चला आया, मैं यहाँ पर यही देखने के लिए आया था तुम किस किस्म के इंसान हो और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने आप को एक मास्टर कहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम किसी बच्चे को पढ़ाने के लायक नहीं हो। और इसी के साथ ही जिनसान गुस्से के साथ पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब था। लेकिन कैंगली वहां पर से गायब हो चुका था और इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता और कहता है वो यहाँ पर आया, मुझसे बात की और साथ ही मुझे ये कहकर चला गया कि मुझे मास्टर होने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अचानक से पीछे से गायब हो गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ पर था ही नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ हेलुसिनेट कर रहा था। और उसके बाद वो फिर से उस मैस के अंदर चला जाता है जहां पर जाकर वो जिनवी से बात करता है और उसे कहता है कि वहां पर कैंगली आया था और मैं इस बात से काफी ज्यादा परेशान हूं कि वो वहां पर उन सभी लोगों को ट्रेनिंग पर लगाकर आ गया होता है और आकर जिनवी से कहता है कि मैंने उन सभी को वहां पर ट्रेनिंग करने का कह दिया है। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ है और मैं कभी भी यहाँ पर ट्रेनिंग क्लास को छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन बात ही ऐसी थी कि मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। तो जिनवी से कहता है क्या बताओ कि तुम्हें यहाँ पर क्या मसला है, अचानक से तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आ गए हो। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने वहां पर कैंगली को देखा था, कैंगली वहां पर आकर उसने मुझसे कहा कि मुझे मास्टर होने का कोई अधिकार नहीं। तो मैं नहीं लगता कि वो इस मसले में इन्वॉल्व हो रहा है। उसे यहाँ पर उन दोनों डिसाइपल से क्या मतलब है कि उन दोनों डिसाइपल्स के जख्मी होने के बाद, उन दोनों के हॉस्पिटल में पड़े होने के बाद वो यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए क्यों आया होगा। तो जिनवी भी इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में कैंगली ने तुमसे ये वाली बातें कही, लेकिन वो तुमसे इस तरह की बात क्यों करेगा। तो वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि उसने यहाँ पर ये बातें क्यों की, लेकिन वो अचानक से मेरे पीछे और उसके बाद अचानक से वहां पर से गायब हो गया। उससे इन बच्चों से क्या फर्क पड़ता है। तो जिनवी इसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था, फिर साथ उसे कहता है मुझे पता है कि इस वक्त कुनलुन की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं और मैं यहाँ पर अपने लिए कैल्डर की पोजीशन को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास इस वक्त फालतू मसलों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर वो बीच में आकर अपनी नाक दड़ाता है तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर उसको पर्सनली हैंडल करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हम लोग इस बारे में बिल्कुल भी इस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई बीच में आकर हमारे मसलों में अपनी टांग अड़ाए। तो जिनवी वहां पर थोड़ी देर सोचने के बाद इंसान से कहता है कि मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर वो दोबारा तुम्हारे सामने आता है और इस तरह की बातें करता है तो उसकी बातों को इग्नोर करना, तुम यहाँ पर उसकी बातों के ऊपर ध्यान ही ना दिया करो। तो वो कहता है क्या वाकई में यहाँ पर ऐसा हो सकता है, अगर मैं उसकी बातों के ऊपर ध्यान ना दूं तो यहाँ पर जो मसला हल हो जाएगा। तो वो कहता है हाँ यहाँ पर जो मसला हल हो जाएगा और तुम्हें उन जूनियर डिसाइपल्स के लिए बिल्कुल भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने तो वहां पर उन डिसाइपल्स के साथ ये सब कुछ नहीं किया था। मेरी एक बात को याद रखना, अगर तुम यहाँ पर एक अच्छे मास्टर बनना चाहते हो तो हार्टलेस बनो, यानी कि दिल से मत सोचो। यहाँ पर डिसाइपल्स के साथ जो कुछ होता होने दो, क्योंकि वो सभी जूनियर डिसाइपल्स हैं और उन सभी के साथ जो कुछ भी होगा उससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर एक बड़ी पिक्चर को देखना पड़ता है और यहाँ पर बड़ा कुछ अचीव करने के लिए हमें यहाँ पर सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं। साथ ही वो जिनसान से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड और इतनी जल्दी डर जाओगे, क्योंकि मैं तो बाद में जब एल्डर बन जाऊंगा तब यहाँ पर तुम्हें काफी सारी जिम्मेदारियां और काफी अच्छी पोजीशन देने के बारे में सोच रहा था। तो जिनसान उसे कहता है कि प्लीज माफ करना, मैंने यहाँ पर गलती कर दी, लेकिन अगली बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और वो दोनों वहां पर चाय पीना शुरू कर देते, जबकि इसी के साथ उन्हें बाहर से आवाज आती है। कोई उनसे कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर जब गम को बांटा जाता है तो वो भी आधा हो जाता है, जब खुशी को बांटा जाता है तो वो डबल हो जाती है। और यहाँ पर हो क्या रहा है कि दो लोग यहाँ
यहाँ पर आपस में बैठकर अपने गम और अपनी खुशी को बांट रहे हैं। तो वो सभी दोनों जो होते हैं वो जल्दी से पीछे की तरफ घूम कर देखते हैं और कहते हैं कौन है जहाँ पर। तो हमारा कैंगली जो होता है दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और कहता है मैंने तुम लोगों की बातें सुनी और जो मैं यहाँ पर सुनने के लिए आया था वो सब कुछ कंफर्म हो गया है। और इसी के साथ ही जिंसान चलाकर उसे कहता है कौन हो तुम, जल्दी से यहाँ पर अंदर आओ या फिर मैं यहाँ पर बाहर आने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही कैंगली वहां पर अंदर आ जाता है। कैंगली जैसे ही वहां पर अंदर आता है जिनवी उसकी तरफ देखकर कहता है कि तुम तो यहाँ पर मेरी सोच से भी ज्यादा जल्दी पहुंच आए, मुझे तो लगा था कि तुम्हें यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगेगा। फिर साथ ही वो कैंगली से कहता है कि तुम्हें किसी ने यहाँ पर मैनर्स के बारे में नहीं बताया कि दो लोग जब बैठकर बातें कर रहे हो तो उस वक्त दरवाजे को नॉक करके अंदर आते हैं, क्या तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी मैनर्स के बारे में नहीं पता। तो हमारा कैंगली से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे मैनर्स के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जल्दी से उठो, मेडिकल हॉल में जाओ, जाकर उन योंग से माफी मांगो, साथ ही तुमने जो भी किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, जाकर एल्डर को इस बारे में बताओ। तो ये बात सुनने के बाद जिनवी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि इसने यहाँ पर डायरेक्टली ये बात कर दी और साथ ही जिनसानी वहां पर उसकी बात सुनकर हैरान होता है। तो जिनवी उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अचानक से हमारे पास आ गए जहाँ पर हम लोग बैठकर आराम से बातें कर रहे थे और आकर तुम यहाँ पर कौन सी बकवास बातें किए जा रहे हो। तो हमारा कैंगली उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। तुम लोग यहाँ पर मेरी सीधी सादी बात को समझ नहीं पा रहे, इसका मतलब यह है कि कुन की टीचिंग्स तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी और तुम लोग बिल्कुल ही बेवकूफ और घटिया इंसान हो। ये बात सुनने के बाद दोनों को झटका लगता है। जिनवी गुस्से के साथ से कहता है कि मैं पहले यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में बैठा हुआ हूँ, अगर तुम यहाँ पर मुझे मार खाने के लिए आया तो फिर ठीक है, मेरे सब्र को मत आजमाओ क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। तुम्हारा कैंगली से कहता है कि तुम्हारे सब्र का इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम यहाँ पर जो भी करना चाहते हो वो कर लो, तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। मैं यहाँ पर बस एक और बार कहने वाला हूँ, तुम लोगों को यहाँ पर अपनी गलती को मानना पड़ेगा और जाकर उनरियोन से माफी मांगनी होगी। उनरियोन और उनसियोन दोनों से माफी मांगो और उसके बाद जाकर एल्डर के सामने अपने क्राइम को कबूल करो। ये बात सुनने के बाद जिनसान गुस्सा हो जाता है और कहता है कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर इस तरह से हमसे बात करने की, जबकि जिनवी उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर गुस्से के साथ इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बल्कि बैठकर बात करते हैं। और वो कैंगली से कहता है कि यहाँ पर बैठो और बात करते हैं, यहाँ पर शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तो कैंगली से कहता है कि मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आया। जिनवी से कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन हमें ये बताओ कि हमने यहाँ पर गलत क्या किया। वहां पर डिसाइपल्स आपस में फाइट कर रहे थे और उसमें एक डिसाइपल यहाँ पर दो डिसाइपल जख्मी हो गए, इसमें हमारा क्या कसूर है। हमारा कैंगली से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर आकर तुमसे बात क्यों कर रहा हूँ और मैंने एक ही बात दो बार तुम्हारे सामने क्यों दोहराई, क्योंकि मैं यहाँ पर मास्टर सू के घर को बर्बाद नहीं करना चाहता। मास्टर सू इस कुनलुन सेक्टर को अपना घर समझते हैं और मैं उनका डिसाइपल उसी वजह से उनका नाम नहीं खराब करना चाहता, वरना अभी तक मैंने तुम दोनों का मुंह तोड़ दिया होता और तुमसे ये नहीं कहता कि जाकर उनसे माफी मांगो, बल्कि तुम दोनों से जाकर उनसे माफी मंगवाता। बात सुनने के बाद जिनवी आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है कि तुम तो यहाँ पर अपने बारे में कुछ ज्यादा ही हाईली सोच रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम कोई बहुत ही महान मास्टर बन गए हो, कि तुम्हारी औकात ही क्या है। तुम यहाँ पर अभी कुनलुन में नए आए हो और यहाँ पर कुनलुन सेक्टर में हमारा रूल चलता है और यहाँ पर शुरू से ही हमारा रूल था। तो हमारा कैंगली से कहता है कि मैं यहाँ पर तीसरी और आखिरी बार तुम दोनों से कह रहा हूँ कि तुम लोग जाओ मेडिकल सेंटर में उनरियोंग उनसियोन से माफी मांगो और साथ ही जाकर अपने क्राइम को हेडमास्टर के सामने बताओ कि तुमने ये काम किया है, तो मैं तुम दोनों को माफ कर दूंगा और इसके बाद यहाँ पर तुम्हारे पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाने वाला। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सबका अंत कैसे होने वाला, क्योंकि वो दोनों इतनी आसानी के साथ यहाँ पर माफी तो नहीं मांगने वाले।